जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में हम ज़रा-सा डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हैप्पी दिवाली। और अभी जब वीडियो शूट हो रहा है उसके बीच में अगर पटाखों की आवाज़ आए तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है और दिवाली का त्योहार है, तो पटाखे आस-पास में काफ़ी सारे चलेंगे, तो उनकी आवाज़ बीच-बीच में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना, सबसे पहली चीज़ आते हैं हम यहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आईसीए का मटेरियल आपने देखा, उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, कुछ आपके मॉक टेस्ट पेपर में जो पास्ट मॉक टेस्ट पेपर है 4-5 अटेम्प्ट के, उनमें भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, आरटीपी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बराबर है, जो समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आईसीएआई ने एक बुक लॉन्च की, एक बुक निकाली है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह की, कुछ क्वेश्चन आंसर की, उसमें जो एडिशनल क्वेश्चंस है उसमें भी काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। उनका सॉल्यूशन होने के बावजूद भी उनको समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार प्रोविज़न जो है वो समझ में नहीं आते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के हम वीडियोज़ बनाते हैं। ओके? तो चैप्टर वाइज़ हम चलेंगे, चैप्टर वाइज़ जो भी चैप्टर में मुझे लगेगा कि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सर मटेरियल कौन-सा यूज़ करेंगे? बेटा मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ कि अपनी जो बुक आती है ये अपने टैक्समैन की एग्ज़ाम क्रैकर, उस एग्ज़ाम क्रैकर से मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। बट ये क्वेश्चंस है क्या? ये आपके पास्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। ये पास्ट आरटीपी जो 4-5 अटेम्प्ट की है आपकी, उनके क्वेश्चंस होंगे। मॉक टेस्ट पेपर जो 4-5 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर है, उनके क्वेश्चंस हैं। तो आपको, अगर आपके पास में आईसीआई के एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी इसमें कवर हैं, तो आईसीआई के एडिशनल क्वेश्चंस आपके पास में ऑलरेडी हैं, या आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो है वो है, तो आपको कहीं से भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप उनके थ्रू भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस हम वही हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इवन मैं बताता जाऊंगा ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया, ताकि आपके लिए इजी हो इस क्वेश्चन को ढूंढना। ओके? और सारे क्वेश्चन हम लेटेस्ट करेंगे, पूरे अमेंडमेंट के साथ में, लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में, अपडेटेड आंसर होंगे उनके। ओके? नाउ जैसे बेटा ये सप्लाई अंडर जीएसटी, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वीडियो है ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, दूसरे चैप्टर्स के भी बनाऊं, जैसे आज हम 2 या 3 चैप्टर कवर करेंगे, आप चाहते हैं कि मैं और दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाऊं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो के नीचे या तो कमेंट करें या इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि क्या आप वास्तव में ऐसे वीडियोस चाहते हैं क्या। नहीं तो अदरवाइज मैं जो अपना टाइम है वो दूसरी तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मुझे काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर जो अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स आपके 3 to 4 आवर्स के वीडियोस है, जो अमेंडमेंट्स के वीडियोस है, क्या वो 30 मिनट्स का एक वीडियो हो सकता है, सुपर फास्ट वीडियो जो सारे अमेंडमेंट्स कवर करता हो, बराबर है, क्विक रिवीजन टाइप, क्विक रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स, वैसा कोई वीडियोस, तो मैं फिर वैसे वीडियो पे फोकस करूं, बराबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एडिशनल एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं, बराबर है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, तो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर इसके व्यूज और लाइक्स कम होंगे तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आपको इस तरह के वीडियोस नहीं चाहिए, तो फिर मैं दूसरे तरह के वीडियोस पे फोकस करूं जो आपके काम के हो। ओके? क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, मुझे भी पता नहीं कि ये आपके काम का है या नहीं, ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। ओके? तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि एटलीस्ट 500 लाइक्स, बराबर है, और 10,000 व्यूज इस वीडियो को कम से कम हो, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं 3-4 दिन में एक दूसरा वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सर ये वीडियो कौन से अटेम्प्ट के लिए बेटा? ये नवंबर 20, मई 21 और नवंबर के जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट स्कीम में हैं, जो जनवरी फेब में एग्जाम देंगे, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके? चलो सबसे पहले आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनने के चांस है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो अपने इस बुक में, ये आपके मॉक टेस्ट पेपर में मई 2018 में 5 मार्क्स के लिए आया था, और आरटीपी नवंबर 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर है। जरा इसके बारे में हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स its training material printed from a printing press. The content of the material is provided by the training institute, who owns the uses rights of the same, while the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.
ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा कोई क्लासेस है और मैं कुछ मटेरियल्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बराबर है। और वो मटेरियल प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है, एक प्रिंटिंग प्रेस से कोई भी, उस प्रिंटिंग प्रेस को बोला भाई मटेरियल कंटेंट मैं दूंगा, आपको उसको प्रिंट करके देना है। और जो प्रिंटिंग के लिए पेपर यूज होंगे वो कौन किसके होंगे, वो प्रिंटर के होंगे जो प्रिंट करेगा, बराबर, उनके पेपर होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो मतलब ये शेड्यूल सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, certain whether supply of training material by the printing press constitute supply of goods or supply of services। अब इधर देखना बेटा, इसका क्लेरिफिकेशन आईसीआई ने निकाला था उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन आया था आपके मॉक टेस्ट पेपर में। क्लेरिफिकेशन ये था कि अगर मान लो कंटेंट में दे रहा हूं, प्रिंटिंग प्रेस वाले का कोई राइट नहीं उस कंटेंट पे, बराबर। वो कंटेंट जो प्रिंट करने का काम करता है तो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट प्रिंटिंग होगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे प्रिंटिंग। तो यहाँ पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो देखो, अगर सामने वाले को मुझे प्रिंट करके देना है तो उसको पेपर भी यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पर ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल एलिमेंट है प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग क्या होता है, वो सर्विस होता है, सर्विसेज। तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर मान लो कंटेंट जो है वो भी प्रिंटर का होता है, जैसे कि एक ही चीजें होती है ना, प्रिंटर खुद कार्टून वगैरह बनाते हैं, उसको कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, फिर वो मार्केट में बेचने के लिए निकाल देते हैं, फिर हम खरीदते हैं, वो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में चला जाएगा। बट यहाँ पर मेरे कंटेंट पे राइट मेरे थे, मैंने सप्लाई किया था उनको, सारे राइट्स मेरे थे, तो यहाँ पे वो मेरे को प्रिंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट प्रिंटिंग है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आएगा। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, इधर देखना। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको लिखना, तो सबसे पहले आप प्रोविजन पे फोकस कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रोविजन पहले लिखे या फैक्ट। जनरली आईसीएआई ने फैक्ट और प्रोविजन के बारे में इतना कुछ बोला नहीं है, बट अच्छा लगता है आप प्रोविजन पहले लिख दो, फैक्ट बाद में लिखो, बराबर है। और कई लोग फैक्ट पहले लिखते, प्रोविजन बाद में लिखते, तब भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन जो है उसमें यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रोविजन के बारे में आप लिखोगे जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था उस टाइम पर, जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में लिखोगे, बराबर है। वो लिखने के बाद में आप जो है फैक्ट लिखोगे, बराबर। फैक्ट लिखने के बाद में आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मैं रिसिपिएंट था, मैंने कंटेंट दिए थे प्रिंटर को, इज द प्रिंसिपल सप्लाई, देयरफॉर सच सप्लाई वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या बोलता है, एक से रजिस्टर्ड डीलर ऑफर ए डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर ₹50,000 बिफोर टैक्स, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी, and a wooden table for ₹5,000 before tax for a consolidated price of ₹52,500 plus tax। ये क्या बोलना चाहता है इधर देखना। मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको बेचता हूं, बराबर है, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं भाई ₹50,000 लगेगा। कोई आदमी अगर वुडन टेबल लेने के लिए आता है तो उनको मैं बोलता हूं भाई ₹5,000 जो है आपके वुडन टेबल के लगेंगे, बराबर है। और अगर दोनों ही कोई खरीद रहा है और कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना रहा है, कंसोलिडेटेड, बराबर, तो मैं उनको डिस्काउंट दे देता हूं, उनको 52,500 में जो है डेस्कटॉप और जो टेबल है वुडन टेबल, वो दोनों प्रोवाइड करता हूं। आगे ये क्या बोलता है, द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड वुडन टेबल आर 28% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर पे तो रेट है 28% और वुडन टेबल पे 18%। ये आपके कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का केस है। ओके, डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इज मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। सबसे पहले आपको बताना है ये मिक्स सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई में हमने पढ़ा था बेटा, और कंपोजिट सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, जरा देखते हैं। कंपोजिट सप्लाई आप लोग जानते हैं कि उसमें एक प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, बाकी सारी सप्लाई जो एंसिलरी सप्लाई होती है वो उस पर डिपेंड होती है, बराबर है। जबकि मिक्स सप्लाई में सब इंडिपेंडेंट होते हैं और सिंगल प्राइस होता है। क्या होता है, सिंगल प्राइस। अब यहां पर ये देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप जो है वो अगर प्रिंसिपल आप पकड़ते हो तो याद रखना वुडन टेबल उस पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली पता है कि ये इंडिपेंडेंट सप्लाई है, ये बंडल्ड सर्विस है। तो सॉरी, ये आर्टिफिशियल बंडल है, ये आर्टिफिशियल बंडल है, नेचुरल बंडल नहीं है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये मिक्स्ड सप्लाई है। अब प्राइस अगर सिंगल है
तो क्या होगा, तो मिक्स सप्लाई कब होगी, जब सिंगल प्राइस होगी, तो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होती है। तो जो 52,500 है, 52,500 इस पर जीएसटी की हाईएस्ट रेट लगेगी, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई और हाईएस्ट रेट है 28%। तो 52,500 मल्टीप्लाई बाय 28%, आपके अमाउंट आता है 14,700। ओके, अब कई लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, सर मान लीजिए अगर इनवॉइस अलग अलग ले तो क्या होगा। बेटा आप इनवॉइस अलग अलग बनवा लो तो प्राइस जो होगी वो सिंगल नहीं होगी, और सिंगल नहीं होगी तो फिर ये मिक्स्ड में भी कवर नहीं होगा, ये कंपोजिट में कवर नहीं है। अगर आपने इनवॉइस अलग अलग बना लिए दोनों के, तो ये फिर किस में कवर नहीं होगा, ये मिक्स्ड में भी कवर नहीं होगा, कंपोजिट में तो है ही नहीं है, मिक्स्ड में भी कवर नहीं होगा, फिर इन पे टैक्स अलग अलग लगेगा। तो सर वो कैसे लगेगा, फिर उस केस में प्राइस भी अलग अलग शो करनी पड़ेगी। डेस्कटॉप की प्राइस आपको 50,000 शो करनी पड़ेगी, बराबर है, और वुडन टेबल की प्राइस आपको 5,000 शो करनी पड़ेगी। इस पे 18% से टैक्स लगेगा और इस पे 28% से टैक्स लगेगा। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना नहीं रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं, दो अलग अलग इनवॉइस इश्यू हो रहे हैं यहाँ पर, याद रखना। तो इस केस में आपका टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 28%, 14,000, और ये हो जाएगा 5,000 इंटू 18%, 900, मतलब 14,900। उल्टा अगर अलग अलग इनवॉइस बनाओगे तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और कंसोलिडेटेड इनवॉइस अगर बनता है तो जो डिस्काउंट मिलता है उसकी वजह से भली रेट 28% हो, बट टैक्स का अमाउंट आपके कितना आता है, 14,700। जबकि अलग अलग इनवॉइस बनाने पे टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 14,900। दोनों आंसर आपको लिख करके आपको उनको बताना पड़ेगा कि इस केस में क्या करना चाहिए आपको, टैक्स अगर बचाना है तो उनको बोलो कंपोजिट या कंसोलिडेटेड इनवॉइस ही बना दे। इज इट बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर टू अवेल द ऑफर और बाय देम सेपरेटली, तो सेपरेटली तो खरीदना उसके लिए बेवकूफी होगी यहाँ पर। ओके, तो इधर देखो, पहले मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई के बारे में बता दो। कंपैरेटिव एनालिसिस वो क्या है, कंसोलिडेटेड परचेज करेगा तो क्या होगा, सेपरेट परचेज करेगा तो क्या होगा, जीएसटी रेट, जीएसटी पेबल 14,700 और इधर कितना आ रहा था 14,900, बराबर है, वो देना पड़ रहा था। इधर अमाउंट 52,500 प्लस जीएसटी 14,700, तो टोटल 67,200 पे करना पड़ रहा था। जबकि इधर अमाउंट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो एक तो 55,000 पे करना पड़ेगा, सिर्फ 55,000 के सिर्फ 50,000 डेस्कटॉप का, 5,000 किसका, वुडन टेबल का, क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलेगा अलग अलग इनवॉइस ले रहे हो तो उस केस में 55,000 प्लस उसमें जीएसटी पे करोगे आप, तो जीएसटी का अमाउंट 14,900 हमने निकाला था ये अभी यहाँ पर, वो ऐड करेंगे तो 69,900 होगा। तो ये लॉस मेकिंग होगा, तो बेटर कंसोलिडेटेड परचेज करना चाहिए उसको। ओके सर, इसमें कहां लिखा है कि वो अलग अलग इनवॉइस बनाएगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बेटा ये इंप्लाइड है कि आप अलग अलग इनवॉइस बना रहे हो तो अलग अलग खरीद रहे हो, जबकि इन्होंने क्या बोला, कंसोलिडेटेड लोगे तो ही डिस्काउंट है। ओके, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपके एमटीपी में 19 में आया हुआ 4 मार्क्स के लिए। मिस्टर राजेश सुराना हैज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। मान लो कि मैं मिस्टर राजेश सुराना हूं, मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है सुराना एंड सन्स करके जयपुर में। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। ओके, मैं टैक्सेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। द फर्म आल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस, मैं टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर, मैंने अपने भाई को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है। ओके, ब्रदर रिलेटेड पार्टी में है। ओके, मिस्टर अखिलेश सुराना मेरे भाई का नाम है, लोकेटेड इन यूएसए, वो यूएसए में, मतलब एक्सपोर्ट सर्विस भी हो सकती है ये, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओ माय गॉड, मैंने उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है। The product manufactured by Mr. Akhilesh are similar to the ones manufactured by Mr. Rajesh Surana. Mr. Surana charges rupees 3 lakhs for providing similar consultancy services to other independent customer located in USA. मतलब वही कंसल्टेंसी जो मैं अपने भाई को दे रहा हूं, वही कंसल्टेंसी अगर मैंने किसी और को प्रोवाइड की होती यूएसए में तो मैं 3 लाख रुपया मिनिमम उनसे चार्ज करता, बराबर है। नेक्स्ट, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी इफ एनी in the given case, assuming the rate of CGST, SGST and IGST is 99% and 18% respectively. इधर देखो बेटा, सबसे पहली चीज
ये मैं हूं जो इंडिया का हूं, राजस्थान का। ये मेरा भाई है जो यूएसए में है। अब वहां पे उसको मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं जो अपने बिजनेस के लिए वो यूज करेगा वहां पर। ओके, याद रखना रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी नहीं पढ़ी हो तो एक काम करते, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं शेड्यूल 1 का। शेड्यूल 1 में आपने देखा होगा कि अगर रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन को आप कोई भी सप्लाई करते हो विदाउट कंसिडरेशन, बट वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बराबर है, तो वो सप्लाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सप्लाई। फिर उस पर जीएसटी भी लगेगा। बट यहां पर देखने वाली बात क्या, वो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये कि क्या सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो बोले यस, ये वाली कंडीशन तो पूरी हुई। क्या वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? यस, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। क्या वो रिलेटेड पार्टी को मैंने की है? अब इसके लिए रिलेटेड पार्टी में डेफिनेशन में ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन आप देखोगे अगर, तो आपने देखा होगा कि ब्लड रिलेशन में उन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पर कि रिलेटेड पार्टी कौन है ब्लड रिलेशन में। तो उन्होंने बोला अगर मैं हस्बैंड हूं तो मेरी वाइफ मेरी रिलेटेड पार्टी होगी, बराबर है, और मेरे सन और डॉटर मेरे रिलेटेड पार्टी होंगे, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स, ये लोग मेरी रिलेटेड पार्टी तभी होंगे जब ये मुझ पे डिपेंडेंट होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है। और यहाँ पे मेरा ब्रदर इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का बिजनेस है यूएसए में, तो इसका मतलब वो मेरी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब वो मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, और जब वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो बेटा शेड्यूल 1 लगेगा ही नहीं यहाँ पर। अब शेड्यूल 1 नहीं लगेगा तो हम हमारा जो नॉर्मल 7(1)(a) का प्रोविजन है वो लगाएंगे। 7(1)(a) जो सेक्शन है उसके प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि भाई सप्लाई हो, किसको मानी गई सप्लाई? तो बोला गया कंसिडरेशन हो और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है अपने भाई से? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से, हाँ वो है, ये वाली कंडीशन पूरी है, ये नहीं, तो 7(1)(a) का प्रोविजन भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना, ना तो शेड्यूल फर्स्ट एप्लीकेबल हो रही है, ना 7(1)(a) के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। ओके, चलो बेटा, पहले प्रोविजन आपको शेड्यूल 1 का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर डिसीजन आपको देना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा वो रिलेटेड पार्टी क्यों नहीं है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन की जो डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी में ब्लड रिलेशन की, उसमें कवर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, नॉट सप्लाई, नॉट लायबल टू एनी टैक्स। कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं ना बेटा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। याद रखना बेटा, सप्लाई के कोई भी क्वेश्चन अगर आप करो कि वो सप्लाई है या नहीं है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 3 केस हमेशा ध्यान में रखना। पहला, अगर कंसिडरेशन है और वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस मतलब इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और साथ में कंसिडरेशन भी मिल रहा है, अगर आपको, आप सप्लायर हो, आपको कंसिडरेशन मिल रहा है और आप इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही वो सप्लाई कर रहे हो, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर आप सप्लाई करो बट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो 3 ही केस में मिलेगा डीआरपी। डी का मतलब डिस्पोजल या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आर का रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही हो। पी का प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा। और कंसिडरेशन है बट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसका एक ही केस है जब सप्लाई माना जाता है, वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्ट सर्विस के केस में। ओके, तीनों क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है वही सप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट है ए ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट क्लोथ्स एंड टॉयज टू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरियाज। सबसे पहली चीज इधर आ जाओ बेटा, हम इस वाले केस में आते हैं। पहले, क्या कंसिडरेशन था यहाँ पर? बिल्कुल नहीं था। क्या वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था? ये भी यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं था, बराबर है। पहला तो कंसिडरेशन ही नहीं था तो बात खत्म। अब कंसिडरेशन नहीं था तो हम ये वाले केस में आते हैं विदाउट कंसिडरेशन में। क्या वो डीआरपी में कवर हो रहा था शेड्यूल फर्स्ट में?
तो शेड्यूल फर्स्ट में भी कवर नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो इधर ये जो उन्होंने टॉयज वगैरह बच्चों को दिए हैं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये टॉयज वगैरह उनके बिजनेस से रिलेटेड थे और उन्होंने आईटीसी इसका अवेल कर लिया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये हमारे इस फर्स्ट बॉक्स में भी नहीं आ रहे, सेकंड बॉक्स में भी नहीं आ रहे, थर्ड तक तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे भी कंसिडरेशन हमारी कंडीशन है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई नहीं है। सेकंड है सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration. अब देखो बेटा ये डिस्टिंक्ट पर्सन का केस आ गया, तो ये शेड्यूल फर्स्ट में कवर होता है। तो इधर देखो ये विदाउट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में कवर नहीं होगा, बट विदाउट कंसिडरेशन है सेकंड वाले बॉक्स में कवर हो जाएगा। सर वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने डेपो पे ही माल भेज रहे हैं और वो इस कैटेगरी में कवर हो गए आर में। रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है, तो विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई माना जाता है, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। नेक्स्ट है रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई में। रमन जो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन, मेरा भाई है जो लंदन में सेटल्ड है, इज ए वेल नोन लॉयर। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड्स टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। मेरे फैमिली का कोई डिस्प्यूट है और उसके लिए मैंने उसकी हेल्प ली, उससे कोई कंसल्टेंसी ली और वो भी विदाउट कंसिडरेशन ली है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं जरा, वन बाय वन आता है। पहला कैसे कंसिडरेशन है नहीं, तो पहला बॉक्स आएगा नहीं, इग्नोर। सेकंड बॉक्स विदाउट कंसिडरेशन। क्वेश्चन है क्या इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो सर ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका देखा जाता है, आपका देखा जाएगा या आपके भाई का? जनरली बेटा सप्लायर का देखा जाता है, बट जब कभी भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का केस है तो रिसिपिएंट का देखा जाता है। और यहाँ पे मुझे मेरे भाई ने सर्विस दी है, मैं इंडिया में हूं, वो फॉरेन में, तो ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का केस है। तो क्या मेरे बिजनेस के काम में आई क्या वो सर्विस? वो मेरे पर्सनल डिस्प्यूट के लिए थी, फैमिली डिस्प्यूट के लिए थी, बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं थी, तो वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो पहला पॉइंट तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, बात ही खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। थर्ड बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था, तो थर्ड बॉक्स भी काम का नहीं है, तो यहाँ पे ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। डी है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if in the above case Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai? अगर मैं अपने बिजनेस यूनिट के लिए लेता तो उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो जरा आपने बेटा इधर पहला बॉक्स है वो कंसिडरेशन और बिजनेस के लिए बात करो, तो कंसिडरेशन तो मैंने दिया ही नहीं उसको, तो पहले बॉक्स का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा बॉक्स है विदाउट कंसिडरेशन, ये वाले कंडीशन पूरी की, बिजनेस के काम में ले रहा हूँ, यस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कंडीशन भी पूरी है। अब इस केस में सप्लाई कब माना जाता है? डीआरपी के केस में। तो क्या मेरा भाई मेरा रिलेटेड पार्टी है क्या, क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आईसीएआई ने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है, उन्होंने इसको सप्लाई मान लिया ये बोल करके कि मेरा भाई मेरी रिलेटेड पार्टी है और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बट यहाँ पर बेटा वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। सोल्यूशन तो मैं आईसीएआई वाला ही बता रहा हूं आपको, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी क्यों नहीं माना जाएगा? मेरा खुद का भाई लॉयर और मेरा खुद का यहाँ पर बिजनेस है, हम दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी नहीं और कंसिडरेशन भी नहीं है। ओके, तो ये जब क्वेश्चन जो है ये वाला, ये एडिशनल क्वेश्चंस आपके, इसमें आईसीएआई ने इसमें जो आपके एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको सप्लाई माना है, बराबर। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई लिखा है, बट याद रखना आपको इसको सप्लाई नहीं मानना है, रीजन आपको देना है फिर इसमें क्या, कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड पार्टी नहीं है। ओके, चलो ना नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। चैप्टर 3 चार्जेस टू जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें आते हैं, बट इसको समझने से लिए पहले मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कंपोजिशन स्कीम आपने पढ़ा होगा, उसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, जरा उसको लेकर के चलते हैं। कंपोजिशन स्कीम जो है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक कंपोजिशन स्कीम, एक कंसेशनल रेट स्कीम। कंसेशनल रेट स्कीम जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है अभी। कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, बट नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, कोई भी डीलर, और उसके अलावा एक रेस्टोरेंट को कवर किया है कि ये लोग हैं, अगर इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं है तो करंट ईयर में ये कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं है, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये है तो 75 लाख से ज्यादा ना हो, बराबर है।
और कंसेशन रेट स्कीम में इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका लेस देन इक्वल टू 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं प्रीवियस ईयर में, तो आप कंसेशन रेट स्कीम में आ सकते हो अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ना हो तो। बट यहाँ पे भी याद रखना, नोटिफाइड गुड्स जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स को यहाँ पे भी कवर नहीं किया गया, यहाँ पे भी कवर नहीं किया गया। इसका मतलब अगर मैं नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं उस केस में मैं दोनों ही स्कीम में नहीं जा सकता। अब यहाँ पे टर्न ओवर में एग्रीगेट टर्न ओवर बोलते हैं। एग्रीगेट टर्न ओवर के अंदर एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई दोनों आती है। जो गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया प्रीवियस ईयर में वो भी कवर होगा, इंटरस्टेट सप्लाई भी कवर होगी, यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई भी कवर होगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई भी कवर होती है, तो नील रेटेड सप्लाई भी कवर होगी, या कोई भी सप्लाई जिसमें टैक्स नहीं लगता वो भी कवर हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो बात है प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन जब करते हैं, बट याद रखना अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट लाड, ये एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी काउंट नहीं होता है। बीच में आईसीआई ने एक सर्कुलर निकाला था रेस्टोरेंट के केस में कि कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई काउंट नहीं की जाएगी, बट अभी वो सर्कुलर उन्होंने आईसीआई ने एप्लीकेबल नहीं किया है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि रेस्टोरेंट का केस हो या कोई सा भी केस हो, खाली एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट ये ही एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, बाकी सारी एग्जम्प्टेड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर के लिए काउंट की जाएगी। ओके, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर, जरा इसको समझते हैं क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये एडिशनल क्वेश्चंस में है आपके। राधेश्याम फूड्स इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन गुजरात। अब गुजरात में मेरा एक रेस्टोरेंट है मान लेते हैं। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट हैज अ टर्नओवर रुपीज 145 lakhs फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट सर्विस से 145 lakhs का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में मेरा। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज राधेश्याम फूड वेदर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑब्वियसली यार 150 lakhs क्रॉस थोड़ी हुआ प्रीवियस ईयर में, तो मैं एलिजिबल हूं। बट आगे क्या बोलते हैं, इन द करंट ईयर अज्यूमिंग दैट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर हिज टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 125 lakhs फ्रॉम द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की सप्लाई से मेरा टर्नओवर 125 lakhs होने वाला है करंट ईयर में, एंड 15 lakhs फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। फार्म लेबर सप्लाई करना एग्जम्प्टेड सर्विस होती है, बराबर है। 15 लाख रुपया मुझे फार्म लेबर से मिलने वाला है। ओके, फर्दर इट ऑल्सो एक्सपेक्ट टू अर्न बैंक इंटरेस्ट 20 lakhs। 20 lakhs मुझे बैंक इंटरेस्ट से भी मिलने वाला है। तो एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में मेरा जरूर बढ़ सकता है, प्रीवियस ईयर में तो नहीं बढ़ा, तो मैं एलिजिबल तो हूं करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट करंट ईयर में मुझे कंपोजिशन स्कीम छोड़नी पड़ जाएगी अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 150 lakhs क्रॉस हो गया तो। जरा देखते हैं करंट ईयर में इस हिसाब की कैलकुलेशन लगाते हैं तो 125 lakhs प्लस 15 lakhs फार्म लेबर का टोटल 140 lakhs का एग्रीगेट टर्नओवर आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अमाउंट वो फिक्स डिपॉजिट पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट अभी हमने पढ़ा था कि वो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब करंट ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 140 lakhs से 150 lakhs क्रॉस नहीं होने वाला है, तो ये टेंशन तो एक तरह से खत्म हुई। दूसरा है कि मैं अदर सर्विसेज दे रहा हूँ फार्म लेबर वगैरह की, तो ये फार्म लेबर की ये जो अदर सर्विसेज वगैरह मैं दे रहा हूँ उससे मुझे इनकम हो रही 15 lakhs क्या ये मैं दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन है कि मैं अदर सर्विसेज तो दे सकता हूँ, बट रेस्टोरेंट की सर्विस के अलावा अदर सर्विसेज अगर मैं देता हूँ तो उसका एक क्राइटेरिया होता है जो हमने पढ़ा था, क्या 5 lakhs रुपीज और 10% ऑफ प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर विच एवर इज हायर, उतनी ही दे सकता हूँ। तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मेरा कितना था यहाँ पे बेटा 145 lakhs, इसका 10% कितना हो गया 14.5 lakhs तक की ही मैं सर्विस दे पाऊंगा, उससे ज्यादा की नहीं दूंगा। ओके, 15 lakhs की नहीं देकर के 14.5 lakhs की ही सर्विस में दूंगा। ओके, नेक्स्ट आते इसमें ऑल्सो कंप्यूट द एस्टिमेटेड टैक्स पेबल बाय राधेश्याम फूड्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब मैं कंपोजिशन स्कीम में आ गया हूं, तो मेरा एस्टिमेटेड टैक्स कितना होगा, तो एस्टिमेटेड टैक्स है तो टैक्स 140 lakhs पे लगेगा बेटा। क्योंकि याद रखना रेस्टोरेंट के केस में टैक्स रेट क्या होती है, जरा इधर आ जाओ, जरा देखते हैं। आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरर जो होता है वो 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी देता है, किसका, ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर का, बराबर है। जबकि डीलर जो होता है वो 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पे करता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले हैं उसके लिए आपने क्या पढ़ा,
रेस्टोरेंट वाले 2.5% एग्रीगेट टर्नओवर का पे करते हैं। अब पहले वाला जो सर्कुलर था उसके हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर में कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं ली जाती थी, बट अभी उन्होंने अमेंडमेंट निकाला और आपने मेरे अमेंडमेंट वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर में से खाली इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट ही माइनस किया जाएगा। बराबर है, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब रेस्टोरेंट के केस में एग्रीगेट टर्नओवर अभी कितना माना जाएगा? एक्सपेक्टेड 140 लैक्स। बराबर है, 140 लैक्स का 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो इधर देखो 140 इंटू 2.5% अगर लेते हैं तो 35,000 आता है आपके। थ्री 3.5 समथिंग। एक बार वापस से देख लेते हैं। 140 लैक्स इंटू 2.5%, सॉरी 3,50,000, नॉट 35, 3,50,000 आ रहा है। 3,50,000, सॉरी माय मिस्टेक। बराबर इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन, ये आईसीआई का सोल्यूशन है, मेरा ओपिनियन है कि ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट वालों को कंपोजिशन स्कीम में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों सर? अगर वो रेगुलर स्कीम में रहता, अगर यही केस में वो रेगुलर स्कीम में रहता, तो याद रखना रेगुलर स्कीम में भी गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि एक 5% की रेट और एक 18% की रेट दी है रेगुलर स्कीम में, और उसमें उन्होंने बोला 5% में आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो कंपोजिशन स्कीम में कौन सा आईटीसी ले सकते हैं हम? उसमें भी नहीं ले सकते। बराबर है, लेकिन रेगुलर स्कीम में आप रहते हो तो आपको 5% का अमाउंट टैक्स में शो करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। बराबर। दूसरा पॉइंट इधर देखना, रेगुलर स्कीम में आप 5% पे करोगे टैक्सेबल सप्लाई का, इसका मतलब जो 125 लैक्स है उसी पे 5% लगेगा। बराबर है, जो फार्म लेबर है उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो 140 लैक्स पे लगेगा। तो ये जो है ना, ये चीज इन्होंने पूछी नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पर। बट रीजन क्या, अभी रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया आईसीआई ने, तो शायद इस पर क्वेश्चन ना बने इस टाइप का। ओके, इसका सोल्यूशन है, पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा 1.5 सीआर वाला। बराबर है, देन उसके बाद एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड होती है टर्नओवर में, वो लिखना पड़ेगा, बट उसमें से इंटरेस्ट ऑन लार्ड एक्सक्लूड होता है, वो शो करना पड़ेगा। फिर आप अदर सर्विसेज आप दे सकते हो, बट कितनी? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। उसके बाद आपको अपना डिसीजन देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ये टैक्स कैलकुलेट किया 3.5 lakhs, 3.5 lakhs इन्होंने। ओके, समझ में आया? तो बेटा चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है जरा देखते हैं। एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम in the following independent cases. Is there any other option available for concessional tax payment with any of these supplier wherever composition scheme cannot be availed? बेटा ये आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आते हैं जरा। मैं सर देवलोक के रजिस्टर्ड डीलर, मैं सर देवलोक हूं, मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक appliances in Jaipur, Rajasthan. It has turnover of 130 lakhs in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started providing repairing services of electronic appliances. मतलब मैं हमेशा क्या करता हूँ, इंटरेस्टेड सप्लाई करता हूँ, और इंटरेस्टेड सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की करता हूँ। मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 130 लाख है, बट करंट ईयर में मैं गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी डील करना चाहता हूँ, मैं रिपेयर की सर्विसेज भी देना चाहता हूँ। तो क्या कंपोजिशन स्कीम में रहते हुए ये पॉसिबल है? सबसे पहली चीज तो मैं कंपोजिशन स्कीम में के लिए एलिजिबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है 130 लाख से ज्यादा नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि मैं करंट ईयर में सर्विसेज भी दूंगा। यस, बिल्कुल मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, बट कितनी दे सकता हूँ? याद रखना, कोई भी मैन्युफैक्चर डीलर सर्विसेज दे सकता है या रेस्टोरेंट वाला सर्विसेज दे सकता है। कितनी दे सकता है? अदर सर्विसेज या सर्विसेज देनी हो तो प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 5% कितना होगा, सॉरी 10% कितना होगा प्रीवियस ईयर का? 13 lakhs, 130 lakhs से 13 lakhs, तो 13 lakhs तक की मैं सर्विसेज दे सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो पहले आपको ये प्रोविजन लिखना पड़ेगा 10% वाला,
बराबर है, और 1.5 CR वाला भी प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देना है फैक्ट लिखने के बाद। नाउ मिस्टर नारायण एंड सन्स ए रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग ए खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी प्लेस इन जयपुर। मान लो मैं यहाँ पे मिस्टर नारायण एंड सन्स हूँ, बराबर मेरा एक खाना खजाना एक रेस्टोरेंट है। इट इज टर्न ओवर 140 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल मेरा टर्न ओवर 140 lakhs था। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज आल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंटरेस्टेड ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस इन जयपुर। इंटरेस्टेड ट्रेडिंग करना चाहता हूं मैं तो बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वो भी एक रेस्टोरेंट का पार्ट ही है, बेवरेजेस वगैरह का, बराबर है। तो उस केस के अंदर मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर 150 लाख क्रॉस नहीं है, मैं आराम से आ सकता हूं, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं, मैं कंपल्शन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं, बराबर है। नेक्स्ट मैसेज, इंदिरा एंड ब्रदर्स रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड। अब उत्तराखंड एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा, वहां पर लिमिट कितनी है 75 lakhs। कंपल्शन स्कीम में आने के लिए प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट हैज टर्नओवर ऑफ 70 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का मेरा टर्नओवर है 70 lakhs, चलो कोई इशू नहीं। इट हैज started providing interested interior designing services in the current financial year and discontinued rendering restaurant services। अब इधर देखो बेटा, ये क्या कहना चाहता है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट था और उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 70 lakhs था, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 70 lakhs था, 75 lakhs क्रॉस नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं वो रेस्टोरेंट का बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, और उसकी जगह मैं क्या करूंगा, रेस्टोरेंट की सर्विस डिसकंटिन्यू करके इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। तो याद रखना कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 है वो खाली मैन्युफैक्चरर, डीलर और रेस्टोरेंट के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब इसका और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी कौन सी, जो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। इसका मतलब अगर अदर सर्विसेज में दे रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन है कंसेशनल रेट स्कीम का, और कंसेशनल रेट स्कीम भी तभी एप्लीकेबल होगी जब मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना हो। यहाँ पे 70 lakhs है, तो ना तो मुझे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, और ना ही कंसेशन रेट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, दोनों में ही नहीं आ सकता। नेक्स्ट है मिस्टर हिम नरेश, ए रजिस्टर्ड डीलर इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंटरेस्टेड आर्किटेक्ट सर्विस इन उत्तराखंड। इन आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहे हैं। इट हैज टर्नओवर ऑफ 40 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब सीधी सी बात है बेटा, कंपोजिशन स्कीम में ये नहीं आ सकता, क्योंकि वो डीलर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के लिए। ये क्या सर्विस दे रहा है, आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहा है। ये कंसेशनल रेट स्कीम में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 lakhs है, मतलब 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ, तो ये कंसेशनल रेट स्कीम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कंसेशनल रेट स्कीम में वो शख्स आ सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होते। ओके, बट कंडीशन क्या, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, चले आगे। नाउ फ्रेंड्स, अभी जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट वो 3-4 चीजों को मिला करके पूछते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन टफ लगते हैं। जैसे RCM, एग्जम्पशन, कुछ पार्ट वैल्यूएशन का, तो जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चन टफ लगता है। तो जरा देखते हैं, आज हमारा पहला ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA, उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने का है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट पेपर में 19 में 9 मार्क्स के लिए आया था। जरा क्वेश्चन 1 है, XYZ लिमिटेड न्यू दिल्ली मैन्युफैक्चर्स बिस्किट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टेस्टिपिक्स। मतलब मान लो कि मैं XYZ लिमिटेड हूं और मैं कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी, या कंपनी है जो एक ब्रांड बनाती है टेस्टिपिक्स। बिस्किट्स आर सप्लाइड टू होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन FOR बेसिस। सर FO भी तो सुना, FOR क्या होता है, FR फ्री ऑन रोड basis from the warehouse of the company located at New Delhi. The company used multiple modes of transport of supplying the biscuits to its customers spread across the country. The transportation cost is shown as line item in invoice and is billed to the customer with a markup 2% of total amount of freight paid inclusive taxes. मतलब ये है कि देखो, कोई भी ट्रांसपोर्टर पहले मैं बुक करूंगा, उनसे बिस्किट वगैरह की जो भी डिलीवरी है वो मैं अपने कस्टमर तक करवाऊंगा,
फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का इनवॉइस भी उनके नाम पे इशू करूंगा। तो इधर देखना, ध्यान से सुनना। मान लो आप ट्रांसपोर्टर हो, बराबर है, और मान लेते ब्रिटेनिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ब्रिटेनिया डिस्ट्रीब्यूटर है। अब मैंने क्या किया, आपको बोला कि भाई ये माल ब्रिटेनिया कंपनी तक पहुंचाना है। आपने बोला 1 लाख रुपीज कॉस्ट लगेगी, आप इनवॉइस मेरे नाम पे इशू करोगे, तो वो वैल्यूएशन में ऐड होता है एक तरह से, बराबर है। और फिर मैं इनवॉइस उनके नाम पे इशू करूंगा, बराबर है। और जब मैं इनवॉइस उनके नाम पे इशू करूंगा, उस वक्त उन्होंने बोला कि 2% जो है वो एडिशनल अमाउंट में ऐड करूंगा। तो इधर देखो, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज शोन इज लाइन आइटम इन द इनवॉइस एंड इज बिल्ड टू कस्टमर विद मार्कअप 2% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेट पेड। मैंने जितना फ्रेट पे किया उसका 2% ऐड करके पे सामने वाले से कलेक्ट करूंगा। तो मतलब ब्रिटेनिया कंपनी को मैं बोलूंगा 1,02,000 रुपीज हुआ है, बराबर 2,000 में कमा भी रहा हूं यहाँ पे भी। ओके, नाउ फ्लोर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेंडर्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस। अब जो आटा चाहिए होता है वो मैं एमपी से मंगवाता हूँ। एमपी में एक फैक्ट्री है, वहां से आटा मेरे पास में आता है। द कंपनी एंगेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू ट्रांसपोर्ट द फ्लोर फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ वेंडर्स टू इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मतलब एमपी से आटा लेकर के एक जीटीए को मैंने अपॉइंट किया, जो एमपी से आटा लेकर के मेरी न्यू दिल्ली वाली फैक्ट्री में आएगा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स एंड फ्लोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का कुछ डेटा दिया गया है, चलो डेटा हम देखेंगे बाद में। पूछना क्या चाहता जरा वो पता करते हैं, सीधा नीचे आओ। बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर given above, compute the GST payable on the amount paid for transportation. GST payable on the amount paid for transportation by XYZ Limited when it avail the services of difference transporter. मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि मैंने जितने भी ट्रांसपोर्टर जिनको हायर किया है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, जैसे मेरे कस्टमर तक डिलीवरी देने के लिए, या एमपी की फैक्ट्री से आटा मंगवाने के लिए, फ्लोर मंगवाने के लिए, उनके लिए जितने भी ट्रांसपोर्टर मैंने अपॉइंट किए हैं, एंगेज किए हैं, उनको मैंने कितना भाड़ा दिया वो कैलकुलेट करना है, और उस पर कितना टैक्स पे किया वो कैलकुलेट करना है। ओके तो हम यूं भी बोल सकते हैं कि इसको अगर निकालना हो तो इस तरह का कॉलम बना सकते हैं। एक तरफ हम फ्रेट निकालेंगे, एक तरफ हम टैक्स निकालेंगे, ये पर्टिकुलर्स के लिए। अब बेटा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों का फ्रेट तो अपन ने पे किया, बट हो सकती है वो एग्जम्प्ट हो, बराबर। एग्जामिशन चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है कि वो एग्जम्प्ट हो, तो यहां पर हम एग्जम्प्ट लिख देंगे, उसके आगे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, बराबर है। तो जरा चलते हैं, पहले एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है फॉर सेल्स विद इन द एनसीआर रीजन। एनसीआर जो दिल्ली का है, एनसीआर रीजन 20 lakhs की सेल वहां पे की। द कंपनी अरेंज्ड ए लोकल मिनी वैन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, पेड हिम 54,000। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रांसपोर्टेशन बाय लोकल मिनी वैन, बराबर है। फ्रेट कितना पे किया उनको, 54,000। अब इधर देखना बेटा, लोकल मिनी वैन जो है वो आपके एग्जम्प्ट है सर, किसमें, एंट्री नंबर 18 में। एंट्री नंबर 18 अगर आपने पढ़ी हो सीजीएसटी एक्ट की, तो उसमें आपने देखा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हमेशा एग्जम्प्ट होगा, खाली जीटी और कुरियर को छोड़ करके। ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हमेशा एग्जम्प्ट होगा, सिर्फ जीटी और कुरियर को छोड़ करके। तो यहाँ पर ये जीटीए नहीं है, जीटीए होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कंसाइनमेंट नोट वगैरह इशू करती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर सेल ऑफ लोकेशन इन distant states, the company booked the goods by Indian Railway and paid rail freight 3,17,000। 3,17,000 का रेलवे फ्रेट पे किया उन्होंने। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल 3,17,000।
अब ये एग्जम्प्ट नहीं है क्योंकि बाय रेल और बाय वेसल्स एग्जम्प्ट कुछ सेलेक्टेड चीजें ही हैं, जैसे फ्लोर हो गया आपके, बराबर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, बराबर है, क्यों एंट्री नंबर 20 याद करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आपके रिलीफ मटेरियल्स, बराबर है, वो चीजें एग्जम्प्ट होती है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या इधर देखो, सेल किया, मतलब बिस्किट सेल किया, तो बिस्किट वगैरह उधर कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, रेट 5%, 3,17,000 का 5%, 15,850, ये पहला टैक्स हमने पे किया, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। टैक्स तो गया हमारे से, हमारी पॉकेट से तो निकला है। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर सेल ऑफ लोकेशन इन नेबरिंग स्टेट 55 lakhs के सेल की दी कंपनी बुक द गुड्स बाय रोड जीटीए एंड पेड रोड फ्रेट 3,73,000 out of the total sale to neighboring states. Goods worth rupees 10 lakhs were booked through GTA, which paid tax at the rate of 12%. Freight of 73,000 was paid to such GTA. इधर देखना, 3,73,000 मैंने जीटी को पे किए, जिसमें से 3 lakhs और 73,000 का बाइफर्केशन दिया है। बोले कि ये जो जीटीए है जिसको मैंने 73,000 पे किए, वो 12% की रेट से टैक्स चार्ज करता है। किस रेट से टैक्स चार्ज करता है बेटा? 12% की रेट से टैक्स चार्ज करता है। और ये वाला जीटीए किस रेट से करेगा फिर? जब उसका दिया गया तो ये इम्प्लाइड है 5% की रेट से करेगा। इन 3 lakhs में मैंने आरसीएम में टैक्स पे किया है, और इन 73,000 पे मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया। मतलब गया तो मेरी पॉकेट से, यहाँ पर भी मेरी पॉकेट से गया, यहाँ पे भी मेरी पॉकेट से गया। यहाँ पर इसका 5%, 3 lakhs का 5%, बराबर है 15,000। ये मैंने डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट को पे किया, बट 73,000 जो है उसका 12% मुझसे किसने, जीटी वाले ने लिया है, और वो डिपार्टमेंट को पे करेगा 8760, बराबर है। तो आ जाओ जरा, आपने आरसीएम पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी। यहाँ पे भी 12% रेट आरसीएम लेता है, तो वहां पर फिर सीधा टैक्स किससे लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। 12% से लेगा तो 5% से लेगा तो आरसीएम है, बट टैक्स तो दोनों ही मेरी पॉकेट से गए ना, तो दोनों ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट रेट अलग अलग हो जाएगी। तो जीटीएम में एक अमाउंट है 3 lakhs, एक अमाउंट है 73,000, 3 lakhs का टैक्स 15,000, इसका 8760, ये 12% के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, ये आरसीए में पे होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर परचेज ऑफ फ्लोर फ्रॉम मध्य प्रदेश 25 lakhs, the company booked the goods at GTA, goods by a GTA and paid road freight 55,000। अब एमपी से मैंने माल मंगवाया, आटा मंगवाया, बराबर है, तो ये आ गया आपके ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए, कितना अमाउंट? 55,000, बट बेटा ये अमाउंट आपके एग्जम्प्ट होगा, ये अमाउंट आपके एग्जम्प्ट होगा, बराबर है, क्योंकि जीटीए जो है ये लेकर के जो आता है पल्सीज, फ्लोर, ये सब एग्जम्प्ट होता है एंट्री नंबर 21 में, अगर आपने पढ़ा हो तो ये आटा उधर उस कैटेगरी में आ गया, इसकी वजह से एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट है, फॉर परचेज ऑफ बटर फ्रॉम पंजाब 15 lakhs का, द कंपनी बुक द गुड्स बाय जीटीए एंड पेड रोड फ्रेट 35,000। 35,000 आपने पे किया, बिल्कुल टैक्स लगेगा बेटा, ये भी जीटीए का है। 35,000 कुछ नहीं दिया तो 5%, रिवर्स चार्ज में पे किया आपने 1750। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर लोकल परचेज ऑफ बेकिंग पाउडर द कंपनी बुक द गुड्स बाय ए जीटीए इन ए सिंगल कैरेज एंड पेड रोड फ्रेट 1500। अगर ये 1500 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता है, 1500 से कम है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी
हम जीटी का ही केस है, 1500 फ्रेट है बट वो एग्जेम्प्ट है, ये आपका एंट्री नंबर 21 में मेंशन है। 750 और 1500 वाला याद हो तो। नेक्स्ट है, फॉर ट्रांसफरिंग द बिस्किट्स ओपन मार्केट वैल्यू 4 lakhs to one of its sister concern in Rajasthan and the company booked the goods by GTA and paid road freight 40,000। यहाँ पे भी जीटी के थ्रू गया, 40,000 का फ्रेट पे किया गया। अब भले आप अपनी सिस्टर कंसर्न को सप्लाई करोगे, राइट, जीटीएस ने तो आपसे पैसा लिया ही है ना फ्रेट का, तो वो भी आप लिखोगे यहाँ पर, और वहां पर अमाउंट 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा 2000। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, टैक्स कितना पे किया और फ्रेट कितना लगा। तो फ्रेट कितना लगा, तो 54,000 प्लस 3,17,000 प्लस 3,73,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस 1,500 प्लस 40,000। टैक्स अमाउंट 15,850 प्लस 15,000 प्लस 8760 प्लस 1750 प्लस 2000। ये आपका आंसर, दोनों आंसर आ गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको आरसीएम, एफसीएम इन सब का भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे तो उन्होंने पूछा कि फ्रेट कितना उसकी पॉकेट से गया। अगर ये पूछ लिया जाता कि टैक्स लायबिलिटी जो पे करने की लायबिलिटी है वो XYZ कंपनी पे कितनी आएगी, तो उस केस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी पूछा जाता, तो खाली आरसीएम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, बराबर है। या बिस्किट पे वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। फिर जो इनवर्ड सप्लाई है, जैसे जीटीए की सर्विस मिली, रेलवे की सर्विस मिली हमारे को, उन पे जो टैक्स पे किया फॉरवर्ड चार्ज में वो हमारी लायबिलिटी नहीं होती टैक्स पे करने की, वो गवर्नमेंट को कौन पे करता, सप्लायर पे करता, बराबर है। तो इनको थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ने पे ध्यान रखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछ करके ये पूछ ले कि आप सिर्फ और सिर्फ वो लायबिलिटी बताओ जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की XYZ लिमिटेड की होगी। तो उस केस में आपकी ये वाली चीजें हट जाएगी फिर बेटा। कौन कौन सी, जैसे रेल को जो आपने पे किया वो आप आरसीएम में पे नहीं करते हो, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। फिर जीटीए में जो फॉरवर्ड चार्ज में आपने पे किया वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो ये जो दो केस है, दो अमाउंट, ये हट जाते टैक्स के आपके। समझ में आया? ओके, चलो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 43360, नीचे उनके रीजन लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का एक का प्रोविजन नहीं लिख सकते आप, तो उसे वर्किंग नोट में आपको बताना होता है। ओके, कोई डाउट? पक्का? चलो आगे चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है कि सर्विस प्रोवाइडेड टू और बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन करने से पहले बेटा हमारे को नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, हल्का सा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैटेगरी को मैं अपने हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। कैटेगरी ए, जिसमें मैं डालता हूँ प्री स्कूल्स एंड अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट जो भी है। कैटेगरी बी डालता हूं मैं, और एक कैटेगरी सी। कैटेगरी बी में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एफिलेटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, जैसे ITI, ITC एटसेट्रा, बराबर है। नेक्स्ट आता है आपके सी में अदर्स। अब अदर्स में कौन कौन से डिग्री कॉलेज,
जैसे बीकॉम, मतलब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईसीएआई, आईसीएसआई, जो रिकग्नाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वही, जो इंडिया में रिकग्नाइज्ड है। प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आएगी। तो 3 कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, अब इधर आ जाओ। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे ए बी सी, अगर ये सप्लायर है और अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ उनको सर्विस देते हैं, मतलब ये लोग रेसिपिएंट है, बराबर है, वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगी। दूसरा, एग्जाम कंडक्ट करवाते वक्त जो एंट्रेंस फी वगैरह ली जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एग्जाम्प्ट है। ये एंट्री नंबर 66 में है बेटा। फिर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी तो सर्विस मिलती होगी, यहाँ पे तो ये प्रोवाइड कर रहा है, मिलती होगी तो क्या एग्जाम्प्ट है क्या नहीं है, तो इधर देखना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ए, बी और सी, 3 कैटेगरी थी हमारी, ध्यान से सुनना। सी बी एस की सर्विस, सी मतलब क्लीनिंग की सर्विसेज, कैटरिंग की सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्टेशन पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज, जो घर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से घर लाने के लिए काम में आती है, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, इनके लिए बस की सर्विसेज, सिक्योरिटी की सर्विसेज, ये सर्विसेज एक कैटेगरी वालों को मिलती है तो एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज होगी, जैसे एग्जाम के लिए सेंटर देना, एग्जाम के लिए पेपर प्रिंट करवाना, बराबर, एग्जामिनेशन हॉल बुक करना, तो वैसे कोई भी सर्विस, मान लो मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ और मैंने किसी से जो एग्जामिनेशन सेंटर बुक की है, उसके लिए जो भी रेंट वगैरह पे करूंगा वो सब एग्जाम होंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जो है वो अगर ए बी और सी तीनों में से किसी को भी दी जाए वो हमेशा एग्जाम होगी। फिर आता है ऑनलाइन जर्नल का। ऑनलाइन जर्नल सिर्फ सी कैटेगरी वालों के लिए एग्जाम्प्ट होती है, बराबर है, ए और बी कैटेगरी वालों के लिए एग्जाम्प्ट नहीं होती है। इनके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर इनको मिलती है, बराबर है, सब टैक्सेबल होगी। ओके, चलो, तो ये तो हमने ओवरव्यू लिया। चला इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर्विक्षा ट्रस्ट, a charitable trust registered under section 12AA of the income tax act 1961. The trust is registered under GST in the state of Uttar Pradesh. यूपी में ट्रस्ट है, मान लेते हैं। द ट्रस्ट रन द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब मैं ट्रस्ट हूं, मेरे 2, 3 या 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करता हूं मैं। पहला है कैपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KIT नाम दिया गया है, ए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन गाजियाबाद। KIT also runs distance learning postgraduate engineering programs. Exam for such programs are conducted in selected cities at center appointed by the KIT. All the engineering courses, including the distance learning postgraduate engineering program run by KIT, are approved by the All India Council of Technical Education. इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में चला गया आपका, ये सी कैटेगरी का कोर्स है। ए का भी नहीं, बी का भी, सी कैटेगरी का कोर्स है, अप्रूव्ड है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात नहीं की गई, ना प्री स्कूल्स या अप टू हायर सेकेंडरी, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया बेटा, सी कैटेगरी में। नन्नी मुट्ठी प्री स्कूल्स इन लखनऊ, ये एक कैटेगरी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ब्राइट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। अब ये जो है, ये क्या बैंकिंग के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उनकी एजुकेशन वगैरह देते हैं, ये कोचिंग सेंटर है। तो ये ए बी सी किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इसको तो जो भी सर्विस दी जाएगी वो भी टैक्सेबल है, और ये भी जो सर्विस देगा वो भी टैक्सेबल होगी। ज्ञान वैभव है हायर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड, कैटेगरी ए, बराबर है। तो यहां पर ये कैटेगरी सी में आता है KIT, और
नन्ही मोटी कैटेगरी ए में आता है, ज्ञान वैभव कैटेगरी ए में आता है, ब्राइट माइंड अभी तक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। The trust provides the following details relating to the goods and services received by the various institutions run by during the period of April to September. उसकी आपको ये डिटेल दी गई है। चलो ठीक है, करना क्या इस डिटेल का? The trust further provides the following details relating to the output service provided to the students by the various institutions run by the during the period of April to September. मतलब ये जो डिटेल है ना बेटा, ये इनवर्ड सप्लाई की है कि जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिली, मतलब जो जो सर्विसेज या गुड्स मुझे मिले, और ये है जो जो सर्विसेज मैंने दी, इससे हमको आउटपुट टैक्स मिलेगा और इससे हमारे को इनपुट टैक्स मिलेगा, ताकि हम नेट लायबिलिटी निकाल सकें। नेक्स्ट आते हैं, पूछा क्या जरा देखते हैं। With the help of the above details, determine the amount of GST payable, if any, on goods and services received during April to September by the various education institutions run by the Surviksha Trust. Compute the net GST liability of the Surviksha Trust payable from the electronic cash ledger for the period April to September. अब बेटा देखो सीधी सी बात है, लायबिलिटी कब आएगी? जब आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगी, और आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इस एक की ही टैक्सेबल है। किसकी? ब्राइट माइंड्स की। बाकी की तो पूरी एग्जम्प्ट है, क्योंकि देखो ए बी सी कैटेगरी वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विसेज देते हैं, सबके सब एग्जम्प्ट होती है, सबके सब एग्जम्प्ट होती है। तो यहाँ पे तो टैक्स लगने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो मतलब उनकी सर्विस पूरी एग्जम्प्टेड सर्विस है, और जब एग्जम्प्टेड सर्विस होती है उसमें कभी भी टैक्स नहीं लगता, तो क्रेडिट भी नहीं मिलता है। ओके ना। दूसरा इन्होंने क्या पूछा? All the amount given above are exclusive of taxes. Okay. Note, rate of GST on catering services 5%. कैटरिंग पे 5% से टैक्स लगेगा। नो ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ कैटरिंग सर्विसेज। कैटरिंग सर्विस के केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो इम्प्लाइड है बेटा, 5% की कैटेगरी रहती है तो जनरली क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है और नॉर्मल कैटेगरी में है, तब भी काफी जगह पे इनको ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये ब्लॉक क्रेडिट में रहता है। वैसे भी ये नहीं भी देते तो हमको ये चीज ध्यान में रखने की, कैटरिंग सर्विसेज का जो है उसका क्रेडिट हमारे को नहीं मिलता है। नो डाउट उसके एक्सेप्शन भी है, बराबर है, सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस हो तो मिल सकता है। नो ITC has been availed on inputs and input services used in the supply of catering services. Assume that while providing the catering services in the canteen, the education institution have not used any input and input services except the catering services mentioned, okay, availed from the third parties. ठीक है। Rate of GST on goods 12%, rate of GST on printing services 12%, एंड अदर सर्विसेज इज 18%। मतलब आपको कैटरिंग पे 5% की रेट है, बराबर है, और प्रिंटिंग सर्विसेज जो है उस पर 12% है, गुड्स के ऊपर 12% है, और बाकी सब पे 18% है। तो देखो प्रिंटिंग पे 12% याद रखना है, गुड्स पे 12% याद रखना है, कैटरिंग पे 5% याद रखना है, और बाकी सब सर्विसेज 18% की कैटेगरी में होगी। ओके, एक्सेप्ट कैटरिंग सर्विसेज वेयर एवर रिलेवेंट ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द ITC हैव बीन कंप्लाइड। ओके, चलो आते हैं यहाँ पे हमारे को नेट लायबिलिटी निकालनी, तो हमारे को क्रेडिट कितना मिलेगा वो भी पता होना चाहिए। सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, आपको बता देता हूँ। एक यू बना लो, इस तरह की एक टेबल बना लेना, पर्टिकुलर KIT, ये आपके दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या था, नन्नी मुट्ठी, और ब्राइट माइंड्स, ज्ञान में वो 4 है, आपके 4 बनाने पड़ेंगे। नन्ही मुट्ठी, ज्ञान वैभव, ये तो ब्राइट एंड ज्ञान वैभव, इनमें भी दो आप टेबल बनाओगे। एक तरफ लिखोगे वैल्यू, एक तरफ लिखोगे टैक्स जो आपने पे किया, वैल्यू टैक्स, वैल्यू टैक्स, वैल्यू टैक्स, और ये जो स्टेटमेंट होगा वो होगा इनवर्ड सप्लाई का।
इनवर्ड सप्लाई मतलब जो आपको मिली है, तो मिली है तो उसमें आपने कितना अमाउंट पे किया और उस अमाउंट पे कितना टैक्स पे किया वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो मैं यहीं पे डिस्कस करते वक्त लिख दूंगा, बट आप ऐसा करके बनाना। तो इधर आ जाओ, जरा देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला केस आता है आपके प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। पेपर एंड कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब पेपर और कंटेंट अगर इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया, तो इसी वीडियो में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो इस सर्विस का केस है। और प्रिंटिंग सर्विसेज जो होती है उसके ऊपर हमने पढ़ा था भाई कितने परसेंट से टैक्स लगेगा, 12% से लगेगा। ओके, अब यहां पर देखना सबसे पहली चीज, कैटेगरी सी और कैटेगरी ए जो है वो दोनों ही एग्जम्प्ट होगी। यहाँ पर सर एग्जम्प्ट क्यों होगी? बेटा एग्जम्प्ट होने का रीजन ये है कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हमेशा एग्जम्प्ट होती है, बराबर है। तो ये एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, इसके तो हुआ ही नहीं कुछ। खाली 1,50,000 पे टैक्स लगेगा। 1,50,000 इंटू 12%, 18,000, बराबर है। तो टैक्स खाली इसी पे लगेगा, बाकी दो पे टैक्स लगेगा ही नहीं। तो मैंने मान लो कि मैं ट्रस्ट हूँ और मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो मेरी जो KIT है उसके लिए मैंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया, खाली 2,50,000 पे किया। ज्ञान वैभव के लिए भी 2 लाख पे किया, बट कोई भी टैक्स पे नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। ब्राइट माइंड के लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ा 18,000। ओके, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ABC कैटेगरी वालों को कोई भी सर्विस दी जाएगी जो एग्जाम से रिलेटेड होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। नेक्स्ट है पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर। सर ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम्प्ट होगी? नहीं बेटा, एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, ये गुड्स है। ये क्या है? गुड्स, ये सर्विसेज नहीं है, जबकि ऊपर वाली सर्विसेज है। और हमने पढ़ा सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, गुड्स एग्जाम्प्ट नहीं होता। तो मान लो KIT ने पेपर खरीदे 4,30,000 के, प्रिंटिंग के लिए तो देने पड़ेंगे ना प्रिंटर को। 4,30,000 के पेपर खरीदे तो उन पर GST भी पे किया होगा, बराबर है। और उन पेपर पे 12% रेट से GST लगा होगा, क्योंकि गुड्स है, गुड्स को 12% बोला है। तो 4,30,000 इंटू 12%, 2,58,000 इंटू 12%, 3,44,000 इंटू 12%। Now, next are the courier services for sending the admit cards for the examination of the student। अभी एडमिट कार्ड एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज हो गई है। ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है। ये क्या है? सर्विसेज है। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी कैटेगरी ABC तीनों के लिए, बट यहीं पे जरूरत है, आगे कहीं पे जरूरत है ही नहीं इसकी, बोला ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑनरियम टू पेपर सेटर एंड एग्जामिनर नॉट ऑन द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब इधर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर्स को आप पेमेंट करो बट रिलेटेड टू एग्जाम से ही है ना वो, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। ये कैटेगरी A, ये कैटेगरी A, और कैटेगरी लिख देते हैं ऊपर से, ये भी कैटेगरी A, और ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रेंट फॉर एग्जाम सेंटर टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स एटसेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये भी एग्जाम्प्ट, और इधर कहीं पे भी नहीं है। बट ये जो है ना, ये वाला केस ब्राइट वाला, वो कोचिंग क्लासेस है, यहाँ पे टैक्स लगेगा। और ये कौन सी सर्विस है? अदर सर्विसेज, बराबर है, रेंटिंग और बिल्डिंग वगैरह, अदर सर्विस। 18% के रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 18,000। क्यों? देखो 12% रेट खाली प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए थी, 5% कैटरिंग के लिए था, बाकी सब अदर्स के लिए क्या रेट थी? 18%। सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। Nanni Mutti has taken the subscription for online periodicals on child development and experiential learning। अब इधर देखना बेटा, यहां पर सबसे बड़ी चीज पता क्या है? ऑनलाइन जर्नल सिर्फ और सिर्फ C कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट होता है। किसके लिए एग्जाम्प्ट होता है? C कैटेगरी के लिए। और यहां पर C कैटेगरी का, सॉरी ये C कैटेगरी का है, मैंने गलत लिख दिया। C कैटेगरी का जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वो
एग्जामिशन लेगा तो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन जनरल्स है वो इसके लिए एग्जाम्प्ट होगी, बट इन सब के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, सबके लिए टैक्सेबल 18% के रेट से। 80,000 18%, 14,400, 2,20,000 18%, 39,600, 2,40,000 into 18%, 43,200। ओके, क्योंकि इन पे टैक्स लगेगा, खाली सी कैटेगरी वाली एग्जाम्प्ट है ऑनलाइन जनरल्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हायर चार्जेस फॉर बसेस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू कॉलेज। ये एक कैटेगरी वालों के लिए एग्जाम्प्ट होता है, CBS। ये कैटेगरी, सी मतलब कैटरिंग, सी मतलब क्लीनिंग, बी मतलब बस, एस मतलब सिक्योरिटी, ये एक कैटेगरी वालों के लिए, ई मतलब एग्जामिनर, ABC तीनों के लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और ऑनलाइन जनरल सिर्फ सी कैटेगरी वालों के लिए एग्जाम्प्ट होती है। तो यहाँ पे हायर चार्जेस जो है वो कौन सी कैटेगरी, ए कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट होगा, इसके लिए एग्जाम्प्ट, इसके लिए एग्जाम्प्ट, इन दोनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। 4,80,000 इंटू 18%, 86,400, 1,30,000 into 18%, 23,400. Next, catering services for running a canteen in the campus for students. Catering services for KIT include a sum of 60,000 for catering at the students event organized in the banquet hall outside the campus. बेटा देखो कैटरिंग सर्विसेज भी जो है वो CBS मतलब ए कैटेगरी वालों के लिए ही एग्जाम्प्ट होगी, और एक कैटेगरी वाले जो इंस्टीट्यूट है वो एक तो ये है, एक ये है, ये तो एग्जाम्प्ट है। अब इन्होंने बोला कि KIT जो उन्होंने 60,000 की जो कैटरिंग है, कैटरिंग सर्विसेज फॉर KIT इंक्लूड्स a sum of 60,000 for catering at the students event organized in the banquet hall outside the campus। अरे भाई आउटसाइड द कैंपस छोड़ो, कैंपस में भी कर लेते तब भी टैक्स लगता है क्योंकि वो एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा 3,20,000 इंटू 5%, 16,000, ये 5% के रेट से 1,80,000 इंटू 5%, 9,000। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर द इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन के लिए सिक्योरिटी की सर्विसेज आपने दी गई है। सिक्योरिटी की सर्विसेज ए कैटेगरी वालों के लिए एग्जाम्प्ट होती है। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर ज्ञान वैभव, जो लास्ट वाला है, include a sum of 80,000 payable for security and housekeeping at the student event organized in a banquet hall outside the campus। मतलब कैंपस में तो नहीं दिया ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कैंपस में अगर दिया जाता तो ही एग्जाम्प्ट होता है। तो इसका मतलब ये 80,000 ज्ञान वैभव के लिए भी टैक्सेबल होगा। तो इधर देखना कैटेगरी ए में ये है, ये पूरा एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए था, बट 80,000 उन्होंने क्या कर दिया ज्ञान वैभव वाले केस में, 80,000 की जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वो आउटसाइड द कैंपस ली गई है, तो यहाँ पे उस 80,000 पे टैक्स लग जाएगा 14,400। ये सिर्फ 80,000 पे लगेगा, 18% ऑफ 80,000, 3,75,000 पे पूरा लगेगा 67,500, और ये जो 6 lakhs है 18%, 1,08,000, ये आपने टैक्स पे किया। ओके, चलो ये तो आपके टैक्स का अमाउंट आ गया। एक बार यहां तक देखो कोई डाउट है ना, तो इधर आओ बेटा, इनकी टोटल हमने लगाई है यहाँ पर। ये टोटल ITC 2,62,000, ये 14,400, ये 2,06,460, ये 98,880। बट याद रखना ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की जो सर्विसेज होती है वो एग्जाम्प्ट होती है जब वो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को पूरी एग्जाम्प्ट होती है। और ITC चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो एग्जाम्प्टेड सप्लाई करते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये क्रेडिट मेरे ट्रस्ट के किसी काम का नहीं है, ये क्रेडिट भी मेरे ट्रस्ट के किसी काम का नहीं है, ये क्रेडिट भी मेरे ट्रस्ट के किसी काम का नहीं है।
क्योंकि ये सी कैटेगरी और ये दोनों ए कैटेगरी वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कैटेगरी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ये तो मैंने बनाई है आप लोगों की सहूलियत के लिए, याद रखना। ओके, तो सर इसका क्रेडिट मिलेगा बेटा, इसका क्रेडिट हमको मिलेगा बट पूरा नहीं मिलेगा। इसमें भी ये जो कैटरिंग सर्विसेज है ना, ये वाली, इस कैटरिंग सर्विसेज की 9000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि कैटरिंग सर्विसेज के केस में आपको क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो वो 9000 अगर माइनस कर दूं मैं 206,460 माइनस 9000, तो मैं एलिजिबल हूँ 197,460 के क्रेडिट के लिए। तो इधर देखो, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं यूं, एलिजिबल क्रेडिट कितना होगा 197,460। कैसे आया ये 206,460 माइनस 9000। ओके, अब जरा आउटपुट सप्लाई की डिटेल पे आते हैं। आउटपुट सप्लाई में याद रखना बेटा, ये जो KIT जो कैटेगरी सी का है, नन्ही मोटी कैटेगरी है, ज्ञान वैभव कैटेगरी है, ये तो जो भी सप्लाई करेंगे वो सब एग्जम्प्ट होगी अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए। इनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि बस की ही एग्जम्प्ट होगी या एग्जाम की ही एग्जम्प्ट होगी, सब उन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है। स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। तो उस हिसाब से अगर अपन चले तो यहाँ पे क्या होगा जरा देखते हैं। इन पे किसी पे भी टैक्स नहीं लगना, इग्नोर। इन पे नहीं लगना, इग्नोर। इन पे नहीं लगना, इग्नोर। तो हमारे को टैक्स किस पे लगेगा, जरा उन पे आते हैं। टैक्स लगेगा ब्राइट माइंड्स पे। ओके, अब ये ट्यूशन फीस की है 20 लाख, इस पे टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन फी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स 1,30,000, इस पे भी टैक्स लगेगा। चार्जेस फॉर फूड सप्लाइड इन कैंटीन located in the premises of the institution. The canteen facility being provided by Bright Mind is not compulsorily and is open to general public as well. However, canteen facility being provided by KIT and Gyan Web is only for students and staff for such educational institution. तो स्टाफ के लिए जैसे भी हमने पढ़ा था कि स्टाफ के लिए होता तो टैक्स नहीं लगता। अगर कैटेगरी A, B, C वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनरल पब्लिक के लिए भी अगर रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करते तो 5% फिर उनपे भी टैक्स लगता। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगेगा इन 3 अमाउंट के ऊपर। आते 20 लाख प्लस 1.3 लाख 1,30,000, टोटल आपके 21,30,000। इस पे तो लग जाएगा 18% के रेट से। $383,400। और जो कैटरिंग वाला है 2,40,000, उससे 5% की रेट है, उसमें लग जाएगा आपके 12,000। टोटल टैक्स पे करना होगा मेरे ट्रस्ट को 3,95,400 टोटल टैक्स पे करना होगा मेरे ट्रस्ट को। इसमें से मुझे पेमेंट जब मैं करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर लूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू मैं कितना पेमेंट कर सकता हूं। तो इधर देखो 197,460 का क्रेडिट मैं ले सकता हूं, 197,460। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू मुझे कितना पेमेंट करना होगा, $197,940। यस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तब ये जो बनाओगे ये भी आपको एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम लिखना है, बराबर है, इनके वर्किंग नोट लिखने हैं। ओके, तो ये आपके यहाँ पर इसका सोल्यूशन, पहले प्रोविजन
बराबर है। उस प्रोविजन के बाद में इनवर्ड सप्लाई का जैसे अपन ने बोला वो कैलकुलेट किया उन्होंने, क्रेडिट कितना है। फिर उसके बाद ये आउटवर्ड सप्लाई का, और ये फाइनल आंसर 197,460। ओके, कोई डाउट? पक्का? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। ये आपके एमटीपी नवंबर 19 में 5 मार्क्स के लिए आया। चलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो किस में था बेटा? वो भी एक एमटीपी का ही क्वेश्चन है आपके। इससे पहले वाला जो मैं 19 के अंदर 10 मार्क्स के लिए आया था, और ये क्वेश्चन सर एमटीपी में आए हुए, ये बेटा आरटीपी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, चलो आ जाओ जरा। Determine whether GST is payable in case of each of the following independent services provided by the registered person। ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। फी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज conducted by Markandeya College, 80,000 rupees। Markandeya College provide education as a part of the curriculum for obtaining engineering degree recognized by law। कैटेगरी सी में कवर होता है बेटा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस देता है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बराबर है। तो यहाँ पर अब ऑफिस स्टाफ वगैरह सब फीस चार्ज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है। बस फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, बराबर। अब स्टूडेंट से आपने स्टार वर्ड कॉलेज जो है उसके स्टूडेंट से आपने पैसा कलेक्ट किया, बराबर है। तो बस फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स में स्टार वर्ड कॉलेज 3,500 पर मंथ। अब मैं स्टार वर्ड कॉलेज में बच्चों से ट्रांसपोर्टेशन की फीस ले रहा हूँ, तो मतलब सप्लायर तो मैं हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसिपिएंट हो गए बच्चे, और सप्लायर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विस देता है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो ये भी बेटा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा इसको देख लो। Starwood College provided education as a part of curriculum obtaining engineering degree recognized by law। प्राइवेट कोचिंग होता तो टैक्स लगता है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये भी एग्जाम्प्ट है। तो ये भी एग्जाम्प्ट, ये भी एग्जाम्प्ट। हाउसकीपिंग सर्विसेज, अब हाउसकीपिंग सर्विसेज कैटेगरी ए वालों के लिए एग्जाम्प्ट होती है सिर्फ। हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन द स्मार्ट किड्स स्कूल ए प्ले स्कूल, मतलब ये प्री स्कूल्स वाला केस हो गया, कैटेगरी ए में कवर हो रहा है, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ग्लोबल लिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट्स एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल वाली सर्विस खाली सी कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट होती है, कॉलेजेस वगैरह के लिए। टू किड्स स्कूल, और ये किड्स स्कूल को दे रहे हैं मतलब ये तो बच्चों की स्कूल है, तो ये तो सी कैटेगरी में आ ही नहीं रही है, तो ए कैटेगरी में आ रही है, इस पर टैक्स लग जाएगा। ये जो 4,000 है ये क्या होगा आपके? टैक्सेबल होगा। ओके, ये एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, ये भी एग्जाम्प्ट, ये आपके टैक्सेबल 4,000। ओके, चले आगे। नाउ फ्रेंड्स, आरटीपी नवंबर 19 में एक और क्वेश्चन आता जो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए था, इसका प्रोविजन एक बार जरा सा हम देख लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विस के लिए एंट्री नंबर 74 है सीजीएसटी का एग्जाम्शन में। ये क्या बोलता है? हेल्थ केयर सर्विसेज की कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल वगैरह, कोई भी ऑथराइज प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर वगैरह या पैरामेडिक्स, ये अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एग्जाम्प्ट होगा, हेल्थ केयर सर्विस। ओके, अब हेल्थ केयर सर्विस अगर कोई भी प्रोवाइड करेंगे पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट किया गया। साथ में एम्बुलेंस की सर्विसेज इन्होंने एग्जाम्प्ट कर रखी है यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ केसेस है, जरा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए। Shiva Medical Center, a multi-specialty hospital, is a registered supplier in Mumbai. It hires senior doctor and consultant independently without entering into any employer-employee agreement with them. These doctors and consultant provide consultancy to the patient who are admitted to the hospital for treatment without there being any contract with such patient। In return, they are paid to consultancy charges by Shiva Medical Center। Okay, ये क्या कहना चाहता? मान लो मैं शिवा मेडिकल सेंटर का मालिक हूँ, मेरा एक हॉस्पिटल है शिवा मेडिकल सेंटर। अब यहाँ पर मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूँ, बट कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट मेरे बस में नहीं है, तो दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ, वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय होते तो नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है। वो यहाँ पे आते हैं, मेरे कहने पे वो ट्रीटमेंट करते हैं उन पेशेंट का। जैसे हार्ट सर्जरी करनी है किसी की, तो मैंने दिल्ली से
जो स्पेशलिस्ट थे उनको बुलाया, उन्होंने आकर के हार्ट सर्जरी की और मैं उनको कुछ पैसा देता हूँ, कंसल्टेंसी चार्जेस या जो भी चार्जेस फीस होती है वो उनको पे करता हूँ। However, the money actually charged by the Shiva Medical Center from the patients is higher than the consultancy charges paid to the hired doctor and consultants. The difference amount retained by the hospital retention money include charges for providing ancillary services like nursing care, infrastructure facility, paramedics care, emergency services, checking for temperature, weight, blood pressure, etc. मतलब ये देखो, मान लो कोई पेशेंट आया हार्ट सर्जरी के लिए, मैं उसको बोलता हूँ भाई 10 लाख रुपीज लगेंगे, उससे मैंने 10 लाख लिए, और जो डॉक्टर दिल्ली से आकर के जिसने हार्ट सर्जरी की है उसको मैंने 8 लाख से दिए, 2 लाख रुपीज मैंने रिटेन कर लिए। क्यों भाई, हमारे को उनकी केयर करनी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद में भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो उस चीजों के लिए उन केसेस को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, 2 लाख रुपीज रिटेन किए। पूरा मैं डॉक्टर को नहीं देता हूँ, बराबर है, मेरा हॉस्पिटल पूरा अमाउंट डॉक्टर को नहीं देता है, 2 लाख हमने रिटेन किए हैं। ये एक एग्जाम्पल है 2 लाख वाला। तो आगे देखते हैं, फर्दर शिवा मेडिकल सेंटर हैज इट्स ओन कैंटीन, हमारा खुद का कैंटीन भी है, अन्नपूर्णा भवन उस कैंटीन का नाम है। We supply food to the patient as advised by the doctor, nutritionist, as also to other patients. तो इधर देखना, यहां पर जो पेशेंट एडमिट है उनको वो कैंटीन खाना देता है डॉक्टर के एडवाइस पर, तो उनसे तुम पैसा लेते तो वो तो क्या हो गया, बंडल सर्विस, और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट जो हो गया वो हो गया आपके ये सर्विसेज वगैरह, और वो एक तरह से उसी का ट्रीटमेंट का ही पार्ट होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो भी कुछ सप्लाई हम दे रहे हैं वो सब उस ट्रीटमेंट की कैटेगरी में कवर किया जाता है जनरली। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि टैक्स लगेंगे नहीं, टैक्स लगेगा नहीं जो भी हम पेशेंट वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं। आगे इन्होंने बोला, न्यूट्रिनिस्ट एज ऑल्सो द अदर पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, बट जो पेशेंट एडमिट नहीं है उस पर जीएसटी लग जाएगा। फिर उनको अगर हम खाना पीना दे रहे हैं हमारे कैंटीन से तो उनसे जीएसटी भी लिया जाएगा उस खाने पे। और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स, अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उनका अटेंडेंट या जो विजिटर्स मिलने के लिए आते हैं वो भी अगर कैंटीन में खाना खाता है तो उस पर भी हम टैक्स लेंगे, वो एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि पेशेंट को जो खिलाया जा रहा है वो ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, बट बाकी के जो विजिटर्स वगैरह को या जो एडमिट नहीं है पेशेंट उनको खिलाया जा रहा है वो ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर द डिपार्टमेंट टुक ए स्टैंड दैट senior doctor and consultant are providing services to Shiva Medical Center and not to the patients. Hence, that services are not the healthcare services and they must be subject to GST. Further, GST is applicable on the retention money kept by Shiva Medical Center as well as on the service provided by its canteen, Annapurna. डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया, जो पैसा हम रिटेन करते हैं उस पर टैक्स लगना चाहिए, हम हेल्थ केयर सर्विस नहीं दे रहे। हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो दिल्ली का डॉक्टर है वो आकर के प्रोवाइड कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी लगना चाहिए, हमारी जो कैंटीन है उस पर जीएसटी लगना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट इज करेक्ट प्रोवाइडेड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय शिवा मेडिकल सेंटर आर इंटरेस्टेड सर्विसेज। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री नंबर 74 जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हेल्थ केयर सर्विस वाली। वो एक्सप्लेन करने के बाद में उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन निकाले थे, अगर आपने बुक पढ़ी हो अपने तो उस बुक में नीचे मैंने डू यू नो करके कुछ क्लेरिफिकेशन दिए हुए हैं, वो क्लेरिफिकेशन सेम यही है। अब जरा देखते हैं, इधर आ जाओ, इसका एक डायग्राम तो समझते हैं। ये शिवा मेडिकल सेंटर है और ये दिल्ली के डॉक्टर है। दिल्ली के डॉक्टर हमारे को जो सर्विस दे रहे हैं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, बराबर है, हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। हम पेशेंट से पैसा लेते हैं मान लो 10 लाख, भले हमने वो सर्विस पेशेंट को नहीं दी है बट गई तो हमारे थ्रू है, ये डॉक्टर हमारे को इनवॉइस रेज करेगा, हम पेशेंट को इनवॉइस रेज करेंगे, तो पेशेंट को तो अल्टीमेटली हमने प्रोवाइड किया यही माना जाएगा, ये भी हेल्थ केयर सर्विस में होगा। इसका मतलब पेशेंट ने हमारे को 10 लाख दिया वो भी एग्जम्प्ट है, हमने जो डॉक्टर को 8 लाख दिया वो भी एग्जम्प्ट है। अब बारी आती है अन्नपूर्णा भवन की। पेशेंट को ये खाना खिलाते हैं, पेशेंट 2 तरह के, जो एडमिट है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा,
जो पेशेंट नॉट एडमिटेड है वो टैक्सेबल होगा, अभी हमने डिस्कस किया। और जो अटेंडेंट या विजिटर्स खाना खाते हैं वो भी टैक्सेबल होगा, और कैंटीन उनसे टैक्स चार्ज करके डिपार्टमेंट को पे करेगा इनका। ओके, तो बेटा ये आपका यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्शन चैप्टर में ये क्वेश्चंस मुझे लगे कि भाई थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ये 2-3 क्वेश्चंस, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट भी लगे, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट्स है तो आप हमसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वापस से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, ताकि मैं ऐसा वीडियो और बना सकूं। अगर मुझे लगता है कि भाई स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को ज्यादा पसंद नहीं किया है, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि स्टूडेंट्स को ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की वीडियोस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो अमेंडमेंट्स का वीडियो है वो फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो डाल दूंगा अमेंडमेंट का। बराबर है, कोशिश करेंगे कि 30 मिनट्स में सारे के सारे अमेंडमेंट रिवाइज हो जाए। डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फास्ट ट्रैक वीडियो एक डाल देंगे, तो मैं उस पर काम करूँ। ओके, क्योंकि टाइम मेरे पास में भी लिमिटेड टाइम है बेटा, और अभी थ्रोट का भी इशू हुआ है मुझे, तो थोड़ा बहुत वही मैं देना चाहता हूँ आपको जो आपके लिए काम करूँ। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वीडियो आपको पसंद है, जैसे वीडियो चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो और वीडियो को लाइक करो। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अभी हमारा रूल 43 जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली अमेंडमेंट है क्या। तो आज का ये जो वीडियो है, उस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या है, और उसके पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस जो हैं, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास अपडेटेड सोल्यूशन रहे आप लोगों के पास में। अभी जैसा कि आप लोगों ने रूल 43 पढ़ लिया, रूल 43 के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। अब उसके बाद रूल 43 के कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रूल 43 में हमने कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी कैपिटल गुड्स अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आता है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई के काम में आता है तो क्रेडिट मिलेगा, और अगर कॉमन क्रेडिट है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों के काम में आ रहा, तो उस केस में हमने उसका कॉमन क्रेडिट निकाला, जिसको डिवाइडेड बाई 60 करते थे, फिर 1 मंथ का आता था तो उस पर्टिकुलर मंथ का टोटल टर्नओवर बराबर है, और उससे डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई बाई जो आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता था बराबर है, या पर्सनल यूज़ के लिए होता था, उससे मल्टीप्लाई करते थे, ताकि जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना है। ओके, इतना आपको नॉलेज है। अब जरा एक केस बताते हैं, हम पहले केस डिस्कस करते हैं, इस केस को समझना आप जरा। एक एग्जाम्पल है जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आया उसको समझाने के लिए। जैसा कि अभी यूँ बोल दिया गया कि कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी होगी, 5 ईयर्स, 5 साल कैपिटल गुड्स की लाइफ होगी, बराबर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक केस है 10th July 2020, Mr. X purchased capital goods for rupees 10 lakhs एंड GST एट द रेट ऑफ 12%। मतलब मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैंने 10 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी है और मैंने 1,20,000 का GST पे किया। सच कैपिटल गुड्स वर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट पी। एक प्रोडक्ट पी बनाने के काम में आता है जो एग्जेम्प्टेड है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये 1,20,000 का क्रेडिट मैंने अगस्त मंथ में नहीं लिया। मैं 10 जुलाई 2020 को खरीदा तो अगस्त के अंदर जो रिटर्न फाइल करूंगा उसमें मैं क्रेडिट ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आती है। अब आगे क्या बोला गया, 1 अक्टूबर 2021 सच कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पी एज वेल एज टैक्सेबल प्रोडक्ट क्यू। मतलब पी के काम में तो आ ही रही है, साथ में मैं क्यू भी बनाने लग गया 1 अक्टूबर 2021 से। अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? तो पहले जो था ना वो क्या था कि हम क्या करते थे कि जो 1,20,000 है जो ITC टोटल, उसमें से माइनस कर देते थे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, बराबर 5% माइनस कर देते थे। वो 5% पर क्वार्टर माइनस करके फिर जो अमाउंट आता खाली उतना ही क्रेडिट को हम कॉमन क्रेडिट मानते थे, पहले ये था। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके हिसाब से वो ध्यान से समझना। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिनके एग्जाम में 21 में, तो उनके लिए तो यही रामबाण है। आपको पुराना क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इधर आ जाओ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पूरा 100% क्रेडिट ले लो, बराबर है। तो 100%
ITC ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये जो 100% ITC हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2021 बराबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपने ट्रांसफर कर देने का पूरा, क्योंकि अब हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं, बराबर है। कितना करोगे? तो पूरा ₹1,20,000। अब क्वेश्चन ये कि क्या 1,20,000 में मेरा हक बनता है पूरे पे? नहीं बनता। जबकि पहले हम क्या करते थे, 1,20,000 फिर 5% पर क्वार्टर जो भी होता था वो माइनस करते थे, फिर जो आता था उतना ही हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करते थे, बराबर है। ओके, वो आपका कॉमन क्रेडिट माना जाता था। अब यहां पर जो है स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप 2 वो क्या बोलता है कि भाई ट्रांसफर कर दिया आपने, बोले हाँ। बोले अब 1,20,000 ये कॉमन क्रेडिट माना जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स करोगे तो जो भी फिगर आएगा आपके कितना, जैसे मान लो 2,000। अब ये 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, पर्टिकुलर मंथ जो उसका टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्टेड सप्लाई प्लस पर्सनल यूज का अगर टर्नओवर है तो वो उतना आपको रिवर्स करना होता है, राइट? उतना आपको रिवर्स करना होगा। अब ये जो है ना, ये आपको करना पड़ेगा 59 मंथ्स, सॉरी कितने महीने तक पहले करते थे हम? 60 मंथ्स तक ऐसा करते थे। पहले कितने करते थे? 60 मंथ्स तक ऐसा करते थे। अब इन्होंने क्या बोला, 60 मंथ्स तक नहीं करना आपको। आपने इस मशीन को कब खरीदा? बोले जुलाई में खरीदा, तो जुलाई पूरा महीना काउंट कर लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 15 मंथ्स आप इसको यूज कर चुके हो। तो सिर्फ 45 मंथ्स तक अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको, जबकि पहले हम ये कैलकुलेशन 60 मंथ्स तक करते थे। इसके साथ में स्टेप 3, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया, साथ में ITC रिवर्स भी करना पड़ेगा। ITC विल बी रिवर्स्ड। ये आपको 1 अक्टूबर 21 में जब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करो, उसके साथ रिवर्सल की एंट्री भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या, कितना रिवर्स करोगे? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर, जितने क्वार्टर आपने यूज किया। तो अब इधर देखो, किसी भी क्वार्टर का एक दिन भी यूज करोगे तो पूरा क्वार्टर माना जाएगा। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई कितने क्वार्टर तक आपने की थी? तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए उस मशीन को कितने क्वार्टर तक यूज किया था? तो इधर देखो, 10 जुलाई 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक आप सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए काम में ले रहे थे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर का एक दिन भी यूज करोगे तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा बेटा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 क्वार्टर्स। अब जो अमाउंट यहाँ पे आएगा उतना अमाउंट आपको अक्टूबर में रिवर्स कर देना है। अक्टूबर का जो रिटर्न फाइल होगा उसमें रिवर्स होगा उतना अमाउंट, ये याद रखना। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। तो इधर देखो, इन्होंने क्या किया, इधर देखना, इन्होंने क्या किया, पहले पूरा क्रेडिट ले लो, न्यू बोला 100% क्रेडिट ले लो, फिर उसी के सामने 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आता है उसको रिवर्स कर दो, बराबर है। और फिर जो पूरा क्रेडिट लिया है आपने उसको डिवाइडेड बाय 60 करो, बट वो कैलकुलेशन 60 मंथ्स तक मत लेकर के जाना। जितना आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया उतने महीने माइनस कर दो, बाकी बैलेंस मंथ के लिए करना आपको, मतलब 45 मंथ्स के लिए। अब इसके कैलकुलेशन, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम पास्ट एग्जाम्स के। अब बारी आती है वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा में क्या होता है वो देखते हैं ना बेटा। अब आते हैं वाइस वर्सा केसेस का। 10 जुलाई 2020 को मान लीजिए मिस्टर एक्स परचेज्ड कैपिटल गुड्स फॉर ₹10 lakhs and GST paid at the rate of 12%. Such capital goods were used for manufacturing of taxable product Q. इसका मतलब 10 जुलाई अगस्त 20 में मैंने जब जुलाई का रिटर्न फाइल किया होगा तो मैं ITC ऑलरेडी ले चुका हूँगा,
ऑलरेडी क्लेम्ड कितना 1,20,000। क्यों? क्योंकि मैं टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे पूरा हक बनता है, मैं क्रेडिट लूंगा और मैंने ले लिया। आगे क्या बोलता है, 1 October 2021 सच कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट क्यू एज वेल एज एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट पी। अब यहां पर क्या वो क्यू और पी दोनों के काम में आ रहा, मतलब कॉमन क्रेडिट, बराबर है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में बेटा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमारा पहला स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 100% आईटीसी क्लेम करो, बट वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इसका आईटीसी ले चुके हैं, कब, अगस्त 20 को। तो स्टेप 1 तो आएगा नहीं, सीधा आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वो क्या बोलता है, जो भी फुल अमाउंट है आपका कितना 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 मंथ्स, ये कैलकुलेशन होगी, कितना आएगा 2,000। अभी 2,000 को डिवाइडेड बाई किससे करते हैं हम, टोटल टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर मंथ जिसके कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई या पर्सनल यूज ऑफ पर्टिकुलर मंथ, बराबर। जो अमाउंट आएगा वो रिवर्स होगा। पहले ये 60 मंथ्स तक होता था, अब ऐसा नहीं होगा। ये कितना होगा, बैलेंस जो बचा हुआ पीरियड है उसी के लिए बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो टोटल 60 मंथ्स में से इधर देखो हमने निकाला 10 जुलाई 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक हमने निकाला था 15 मंथ्स होते हैं। वापस से देख लो, जुलाई पूरा काउंट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 मंथ्स। तो 15 मंथ्स माइनस कर दो 60 में से, तो क्योंकि 60 मंथ्स क्यों, क्योंकि 5 साल लाइफ होती है, तो माइनस कर दो। खाली ये जो रिवर्स करेंगे हर बार ऐसा, जो ये वाला फॉर्मूला हर बार लगेगा, हर एवरी मंथ, वो लगेगा सिर्फ 45 मंथ्स तक। ओके, अब स्टेप 3 क्या था हमारा, आईटीसी जो रिवर्स करना है, कब, अक्टूबर मंथ में, जब आपने 100% क्लेम किया, उसके सामने रिवर्स भी करना है, तो वो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। रीजन क्या है, क्योंकि आपने जब वो कैपिटल गुड्स खरीदा था तब आप टैक्सेबल सप्लाई करते थे, तो आपको पूरा हक बनता है उन 5 क्वार्टर के क्रेडिट लेने का। तो उन 5 क्वार्टर का क्रेडिट लेने का पूरा हक बनता है, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। वो कब होता है, जब आप पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई के काम में लेते थे, फिर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के काम में ले रहे हो। अभी क्या, पहले टैक्सेबल सप्लाई के काम में आ रहा था, अब एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल दोनों के काम में आ रहा है। ओके, तो इधर देखो, ये एक चार्ट मैंने बनाया यहां पर। Example, Mr. X purchased capital goods on 1st April 2020, value of rupees 10 lakhs and GST paid on 12%, 1,20,000. Suppose such capital goods used for exempted supply. अगर वो exempted supply के काम में आता है तो क्या होगा, तो बेटा मैंने आपको क्या बोला, कोई बात नहीं, बाद में तो टैक्सेबल सप्लाई के काम में आया, तो जब exempted सप्लाई के काम में लेते थे तब तो आप क्रेडिट नहीं लोगे। तो ITC ऑफ रुपीज 1,20,000 नॉट अलाउड। ये कब, जब खरीदा था उसको, तब की बात हो रही है। आफ्टर 1 मंथ सच कैपिटल गुड्स पुट टू कॉमन यूज, 1 महीने के बाद वो कॉमन यूज में आ रहा है आफ्टर 1 मंथ। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में आफ्टर 15 मंथ्स हम कॉमन यूज में ले रहे थे, यहाँ पे 1 मंथ के बाद में कॉमन यूज में आ रहा है, तो बुक फुल आईटीसी ऑफ रुपीज 1,20,000 पूरा, और फिर अपॉर्चमेंट कैसे निकालेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 60 मंथ, और ये कैलकुलेशन 59 मंथ्स तक चलेगी, क्योंकि एक ही महीना हमने यूज किया उसको, उसके बाद कॉमन क्रेडिट में आ गया था वो, तो 60 - 1 59 मंथ्स तक कैलकुलेशन चलेगी ऐसी। आईटीसी विल बी रिवर्स्ड, और साथ में आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा, बराबर। जब फुल क्रेडिट अवेल करोगे उसके सामने आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी विल बी रिवर्स्ड 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस 1 क्वार्टर, क्योंकि किसी भी क्वार्टर का एक दिन भी यूज करोगे तो पूरा क्वार्टर माना जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 मंथ यूज किया तो पूरा एक क्वार्टर की कैलकुलेशन होगी, 6,000 आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यूं बोल सकते हैं 1,20,000 में क्रेडिट अवेल करूंगा पूरा, और उसके सामने 6,000 रिवर्स कर दूंगा। लेकिन अगर देखो सच कैपिटल गुड्स यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, अगर मैंने खरीदा था वो टैक्सेबल सप्लाई के काम में आ रहा था, तो आईटीसी ऑफ रुपीज 1,20,000 अलाउड, मैं आईटीसी पूरा ले लूंगा। बट उसके बाद आफ्टर 1 मंथ सच कैपिटल गुड्स पुट टू कॉमन यूज, अब वो कॉमन यूज में आ रहा है, तो क्रेडिट तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो स्टेप 1 को भूल जाओ, सीधा स्टेप 2 पे आओ, 1,20,000 डिवाइड बाई 60 मंथ फॉर 59 मंथ्स तक ये कैलकुलेशन चलेगी, बराबर है। इसमें फिर 1,20,000 के अगेंस्ट कुछ रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन 1 मंथ तक टैक्सेबल सप्लाई के काम में आएगी।
बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, अभी ये वाली कैलकुलेशन आपके चलेगी और आपको यही कैलकुलेशन पढ़ना है। बट ये कैलकुलेशन कब करनी होती है बेटा, जब कोई भी कैपिटल गुड्स पहले टैक्सेबल सप्लाई के काम में आता था, फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के काम में आ रहा है। या फिर कब करनी होगी, जब कोई भी कैपिटल गुड्स पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आता था, फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के काम में आ रहा है। तो इधर देखो ये कब लगता है, इसके केसेस देखना। केस 1, ये एक लाइन पहले टैक्सेबल सप्लाई के काम में आता था, फिर टैक्सेबल सप्लाई तो कंटिन्यू है, साथ में एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी शुरू कर दिया आपने। तब केस 2, पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आता था, फिर उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में तो आ ही रहा है, साथ में टैक्सेबल सप्लाई भी बनानी शुरू कर दिया आपने उस कैपिटल गुड से, तब ये प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे। कॉमन क्रेडिट कैसे निकाला जाएगा उस केस में, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। हाँ याद रखना, अगर पहले टैक्सेबल सप्लाई था फिर वही टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई होती है तो सेक्शन 18 के प्रोविजन लगेंगे, या पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई थी फिर वही सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है तब भी सेक्शन 18 के प्रोविजन लगेंगे अंडर सेक्शन 18 इन केसेस में। ओके, समझ में आया। अब हम पास्ट एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक चीज़ याद रखना, आपकी बुक में ये मैंने अमेंडमेंट में भी आपको करवा रखा है, जो लोगों ने अमेंडमेंट लेक्चर देखा उन्होंने, और जो मई 21 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस होगी कि मैंने इसके आगे कैलकुलेशन की है। देखो एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल की कैलकुलेशन की है मैंने, ये बिफोर अमेंडमेंट, ये आफ्टर अमेंडमेंट, तो आपको इस पर फोकस ही नहीं करना जिनका अटेम्प्ट मई 21 में है। ये किन के लिए है बुक के अंदर और किन के लिए वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के काम की जिन्होंने पहले ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने पुराना मेथड समझा है, उनके लिए ये बराबर। जो मई 21 में डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं वो इस पर फोकस ना करें। ओके, सीधा वो आफ्टर अमेंडमेंट वाली चीज़ ही समझे ना। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लेते हैं हम, पास्ट एग्जाम्स का है, मई 2018 का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या होता है। Sovereign enterprises is in possession of a certain capital goods and purchase more of them as per the following particulars। मान लीजिए मैं सोरेन एंटरप्राइजेज हूँ और मैं कुछ कैपिटल गुड्स खरीदता हूँ, जिसमें से उन्होंने क्या बोला, कैपिटल गुड्स ए मैंने खरीदा जिसपे जीएसटी मैंने पे किया 12,000 का, 12,000 का जीएसटी पे किया, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। मैं जानता हूँ कि मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ क्रेडिट लेने के लिए, तो इसको तो भूल जाओ। नेक्स्ट कैपिटल गुड्स बी बराबर 24,000 का जीएसटी पे किया, एक्सक्लूसिव यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। अब इसका क्रेडिट मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दूंगा, इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता अपने को, तो इसका क्रेडिट मुझे पूरा मिलेगा। कैपिटल गुड सी 60,000 यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये कॉमन क्रेडिट है बेटा, ये कॉमन क्रेडिट है। तो ये तो वो है जो मैंने अभी इसी मंथ में खरीदे हैं, और नेक्स्ट मंथ में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं 24,000 का पूरा क्रेडिट लूंगा और 60,000 कॉमन क्रेडिट माना जाएगा। लेकिन आगे ये क्या बोलता है, कैपिटल गुड्स डी हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 2 years फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, 2 साल एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आया। अब नाउ देयर इज अ चेंज इन यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अब वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों के काम में आएगा, बराबर है। तो ये भी कॉमन क्रेडिट, इसका भी निकालना पड़ेगा अपन को। और ये अपन ने 2 साल पहले जब मशीन खरीदी थी तब इसका क्रेडिट नहीं लिया, तो अभी इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा ट्रांसफर भी करना पड़ेगा हमारे को। तीसरा कैपिटल गुड्स ई हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 3 years फॉर टैक्सेबल सप्लाई, 3 साल तक मैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस मशीन को यूज कर रहा था, इसमें मैंने जीएसटी 1,80,000 पे किया था, तो उसका क्रेडिट तो मैंने 3 साल पहले ही ले लिया होगा, क्यों, क्योंकि तब मैं टैक्सेबल सप्लाई के काम में ले रहा था। Now there is change in use both taxable and exempted supply, अब ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों के काम में आ रही है। अब यूजफुल लाइफ 5 years है, वो हमको भी पता है बेटा। A portion of input tax credit on capital goods while being informed that aggregate value of exempted supply during the taxable period is 6 lakhs, exempted supply आपकी 6 lakhs है, टैक्सेबल कितना है, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड बीइंग 12 lakhs, टोटल टर्नओवर 12 lakhs है, तो 6 lakhs एग्जेम्प्टेड है, तो बैलेंस 6 lakhs टैक्सेबल सप्लाई होगी। अब जरा आ जाओ बेटा इधर। सबसे पहली चीज मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन, इन्होंने दिया नहीं कुछ भी, बट मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन नवंबर 20 मंथ के, मान लेते हैं नवंबर 20 के, तो दिसंबर में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा एक,
और एक कॉमन क्रेडिट, दो बना रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, जरा देखते हैं। तो इधर देखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहली चीज आपकी जो मशीन बी है उसका पूरा ट्रांसफर होगा कितना, 24,000। अब मशीन सी है तो बेटा सी का भी पूरा एक बार ट्रांसफर तो किया जाएगा, फिर ये कॉमन क्रेडिट है तो उसको रिवर्स भी करेंगे हम रूल 43 के अकॉर्डिंग। डी है और ई है, बराबर है, उनको ट्रांसफर करना है। ओके, तो अब जरा देखते हैं डी का भी कितना, पूरा 1,20,000 ट्रांसफर होगा, बट वो देखते डी और ई का भी पहले इंपैक्ट देख लेते हैं, फिर हम यहां पे आते हैं। सबसे पहले कैपिटल गुड्स डी, वो पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में आती थी, फिर टैक्सेबल सप्लाई के काम में आ रही है, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, दोनों के काम में। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए कितने टाइम तक काम में आई, वो 2 इयर्स तक काम में आई। इस पे आपने टैक्स कितना पे किया था, 1,20,000 का टैक्स पे किया था आपने, बराबर है। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो 2 इयर्स है उसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा नहीं, बट स्टेप 1 हमारा क्या बोलता है, पहले पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दो। स्टेप 1 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 100% क्रेडिट ट्रांसफर होगा, मतलब कितना, 1,20,000, 1,20,000 पहले ट्रांसफर कर दो। फिर आता है स्टेप 2, स्टेप 2 बोलता है आप कैलकुलेशन करके फिर रिवर्स कर देना। अब वो कैलकुलेशन जो हमारे को करनी है यहाँ पर, वो कैलकुलेशन क्या है बेटा, वो कैलकुलेशन है डिवाइड बाय 60, फिर जो एक पर्टिकुलर मंथ आएगा उसको डिवाइड बाय टोटल टर्न, और मतलब इस एग्जांपल में 12 लाख मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब 6 लाख, बराबर है। वो करके जो अमाउंट आएगा वो रिवर्स करेंगे, तो वो हम तीनों मशीनों का साथ में ही कर लेंगे, जो तीनों मशीनें उनका एक साथ ही करेंगे। बट वो कितने महीने तक चलेगा, वो कितने महीने तक, तो मशीन डी के लिए बेसिक कैलकुलेशन जो होगी वो मशीन डी के केस में कितने महीने तक होगी, तो इधर देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, 2,000 और इस 2,000 से जो कैलकुलेशन बनेगी वो कैलकुलेशन कितने महीने तक बनेगी, 60 मंथ्स माइनस 2 मंथ्स, 2 ईयर्स ऑलरेडी यूज कर लिया, 24 मंथ्स, तो 60 माइनस 24, 36 मंथ्स तक ऐसी कैलकुलेशन चलेगी। बट इतना आपके इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, वो मैं बता रहा हूं आपको खाली। स्टेप नंबर 3 आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं अभी। तो दिसंबर में जब मैं आईटीसी रिवर्स करूंगा तो आईटीसी रिवर्स कितना, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5% पर क्वार्टर, और कितने क्वार्टर, 2 इयर्स आपने काम में लिया एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, उसमें 8 क्वार्टर्स होंगे, तो 8 क्वार्टर्स, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5% मल्टीप्लाई बाई 8 क्वार्टर्स, 48,000 मुझे रिवर्स करना। मतलब इधर देखो 1,20,000 को मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालूंगा और उसकी अपोजिट 48,000 आईटीसी रिवर्स भी करूंगा। तो इधर देखो डी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना डाला, 1,20,000। अब ये कॉमन क्रेडिट भी है 1,20,000, क्योंकि ये कॉमन क्रेडिट माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाला आपने दिसंबर में, ये कॉमन क्रेडिट पूरा ये कॉमन क्रेडिट माना जाएगा। इधर ये भी कॉमन क्रेडिट है 60,000। अब बारी आती है मशीन ई की, कैपिटल गुड्स ई, ई की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखना बेटा। फर्स्ट आपको ई पहले क्या काम में आता था, जरा देखते हैं। पहले टैक्सेबल सप्लाई 3 इयर्स तक, फिर टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों के काम में आ रहा है, राइट। टैक्स का अमाउंट इसका 1,80,000। स्टेप नंबर 1 आईटीसी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा ये तो जब टैक्सेबल सप्लाई के काम में आता था तो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं, तो ये स्टेप हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 बिल्कुल वो काम का है, बट उसके काम के लिए कॉमन क्रेडिट होना चाहिए। स्टेप 2 क्या बोलता है, इधर देखो 1,80,000 डिवाइड बाई 60 मंथ्स, तो ये कॉमन क्रेडिट हो गया आपका,
तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन क्रेडिट वाला जो कॉलम है उसमें इस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो डाला नहीं जाएगा, ऑलरेडी है। कॉमन क्रेडिट में 1,80,000 लिख दिया जाएगा। तो उस पर्टिकुलर दिसंबर के लिए हमारा टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, 3,60,000। और मशीन ई के लिए स्टेप 3 भी नहीं लगेगा। स्टेप 3 क्यों नहीं लगेगा? स्टेप 3 बोलता है जब आप पूरा क्रेडिट लेते हो तो उसके अगेंस्ट कुछ रिवर्स करो, जो आप एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए काम में लिया था। बट यहाँ पे वो नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। ओके, और इसकी ये जो कैलकुलेशन स्टेप 2 की चलेगी वो कितने मंथ तक चलेगी? 24 मंथ्स तक चलेगी खाली। क्यों 24 मंथ्स तक? क्योंकि 3 इयर्स तो ये यूज हो चुका है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए। बैलेंस 2 इयर्स बच्चे हैं, उन्हीं तक आपको रिवर्स करना है। तो अब इधर देखना बेटा, इन शॉर्ट मशीन सी जो है उसकी कैलकुलेशन अभी 60 मंथ्स तक चलेगी, डी की 36 मंथ्स तक चलेगी, ई की 24 मंथ्स तक चलेगी। बट हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा महीना अभी क्या चल रहा है? दिसंबर मंथ में तो ये पूरा का पूरा इन सब का रिवर्स करना ही पड़ेगा, तीनों का। तो इधर देखना, कॉमन क्रेडिट टोटल 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, 6,000 आएगा। और ये मैं किसका निकाल रहा हूं? 4 दिसंबर 20। अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने इसको दिसंबर 20 बोला है। हमने बोला कि ये सारी मशीनें तीनों जो खरीदी वो नवंबर 20 में खरीदी है, ये मान के चलो, बराबर है। अब ये कॉमन क्रेडिट है। अब आ जाओ, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्टेड सप्लाई कितना? 6,000 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्टेड सप्लाई प्लस पर्सनल यूज का टर्नओवर, अगर है तो पर्सनल यूज का। तो पर्सनल यूज का टर्नओवर इन्होंने दिया ही नहीं है, तो हमारा सीधा 6,000। टोटल टर्नओवर कितना है? 12 lakhs, और एग्जम्प्टेड सप्लाई कितना है? 6 lakhs। तो कितना रिवर्स होगा? 3,000 रिवर्स होगा। ओके, आपका सोल्यूशन आईटीसी रिवर्स 3,000 बराबर है। टोटल कॉमन क्रेडिट 3,60,000। ये पूरे कैलकुलेशन बराबर है आपको समझने के लिए, अगर समझना हो तो। बड़ा इसी तरह से आगे भी इसके क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है एक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आरटीपी का 2, एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इनका सॉल्यूशन जो है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आज ही इनका आंसर सॉल्यूशन उसमें पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको ये अपडेटेड आंसर पता रहे कि अपडेटेड आंसर क्या है इनके। ओके, कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे मैंने बताई। तो सिंपल सा फंडा याद रखो बेटा यहाँ पर, कि कभी भी एग्जम्प्टेड सप्लाई के काम में मशीन आ रही थी, फिर एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल दोनों के काम में आ रही है, तो उसके केस में 100% क्रेडिट लो, स्टेप नंबर 1। फिर वो डिवाइडेड बाय 60 होगा, बट वो कितने महीने तक करना है ऐसे कैलकुलेशन हमारे को, वो टाइम पीरियड दिया रहेगा बराबर। वो कैसे निकालोगे? 60 माइनस ऑलरेडी जितना एग्जम्प्टेड सप्लाई के काम में आ गया उतने महीने माइनस कर दो, बराबर। और स्टेप नंबर 3, उसके सामने हमको एक अमाउंट रिवर्स करना होगा। वो अमाउंट जो हमको रिवर्स करना होगा उसके सामने, वो अमाउंट कैसे निकालेंगे कि एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए कितने क्वार्टर तक उसको यूज किया गया। तो टोटल आईटीसी मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर, उस मशीन का टोटल आईटीसी मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय जितने क्वार्टर के लिए यूज किया उतना आपको रिवर्स करना है। लेकिन अगर पहले टैक्सेबल सप्लाई के काम में आई है, अब एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों के काम में आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। स्टेप 1 लगेगा नहीं, स्टेप 3 लगेगा नहीं, सीधा स्टेप 2 लगेगा। मतलब उसको कॉमन क्रेडिट मान लो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, समझ में आया? चलो बेटा, तो इनका सोल्यूशन में टेलीग्राम के अंदर अभी ही डाल रहा हूं मैं, बराबर है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप अपडेटेड सोल्यूशन ले सकते हो इनके। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।